तो यार आज के पॉडकास्ट में हम लोगों को कुछ बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ कवर करनी है फ्रॉम दी आईपीएल, जहाँ पे कुछ बहुत ही बड़े रूमर्स निकल के आ रहे हैं। एज ऑलवेज सिर्फ रूमर की रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। आई थिंक हर रूमर को हम लोग को आड़े हाथों लेके उसको डायसेक्ट करना चाहिए कि क्या ये एक्चुअली में हो भी सकता है, और उसके ऊपर एक थॉट एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि अगर ऐसा होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो उसी अप्रोच से हम लोग आज सूर्य कुमार यादव टू केकेआर को कवर करने वाले हैं। रोहित शर्मा पोटेंशियली गोइंग टू दिल्ली कैपिटल्स एंड युवराज सिंह जो है वो दिल्ली कैपिटल्स के कोच बनते हुए भी दिख सकते हैं। ऐसे 2-3 रूमर्स हैं जिनको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे अच्छे से एंड सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। एंड फिर एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड न्यूज, शिखर धवन का रिटायरमेंट। Was it unexpected? वो भी डिस्कस करेंगे एंड उसके ऊपर थोड़े से थॉट शेयर करेंगे। एक अच्छा सा सेगमेंट होगा डेडिकेटेड टू शिखर धवन। एंड देन ऑन द फुटबॉलिंग फ्रंट हम लोग को 2 टीम्स के बारे में बात करनी है। राइट, एक तो बार्सिलोना है ही अपनी, बारसा एथलेटिक्स से जीत गई है एंड वहाँ पे भी मतलब सारे बारसा फैंस काफ़ी खुश हो गए हैं क्योंकि निको विलियम्स के अगेंस्ट खेल रहे थे एंड वो गोल नहीं मार पाया अल्टीमेटली। एंड मैड्रिड 3-0 जीत गई है, बट उसके पीछे की रियलिटी एग्जैक्टली क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में जीती है, कैसा परफॉर्म करा, आई थिंक उस चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट एज यूजुअल स्टार्टिंग विद क्रिकेट, तो हम लोग बात सीधा करते हैं सूर्य कुमार यादव टू केकेआर के बारे में। एंड वंस अगेन हम लोग इस रूमर को अच्छे से डायसेक्ट करके देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है एंड क्या ये सही में पॉसिबल है, और अगर होता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मुंबई इंडियंस पे और कोलकाता नाइट राइडर्स पे एंड पोटेंशियली और भी टीम्स जो कि ऑक्शन में बैठी होंगी। जो सबसे पहली न्यूज़ निकल के आई थी वो ये थी कि सूर्य कुमार यादव को ट्रेड कर लिया जाएगा श्रेयस अय्यर से, विच मीन्स कि मुंबई इंडियंस में श्रेयस अय्यर चले जाएंगे आफ्टर विनिंग द आईपीएल विद केकेआर। एंड सूर्य कुमार यादव जो कि अभी भी इंडिया के कैप्टन बने, उनको केकेआर में लाके केकेआर का कैप्टन बनाया जाएगा। स्वैप डील काइंड ऑफ होगी। क्या तुम्हें लगता है इसकी कोई वैलिडिटी है? पहली बात तो ये यार मुझे बहुत ज़्यादा अनलाइकली लगता है कि सूर्य कुमार यादव को केकेआर जाने देगी आफ्टर, क्योंकि एज अ बैट्समैन तो इट मेक सेंस वैसे अगर जाता है तो, क्योंकि ही हैज़ नॉट परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल केकेआर के लिए। बट एज अ कैप्टन लास्ट सीजन आप लोग जीत के आ रहे हो, जिस डोमिनेटिंग फैशन में जीत के आ रहे हो। नो अगेन काफ़ी लोग यहाँ पे होंगे जो लोग कहेंगे कि नहीं गौतम गंभीर था इसलिए जीत गए। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट, बहुत ज़्यादा बड़ा श्रेय उस पूरी विन का गौतम गंभीर को जाता है। बट उसके चलते आप अंडरमाइन नहीं कर दोगे एकदम ही कैप्टनसी को जिस बंदे ने कैप्टन करा, तो बहुत अनलाइकली लगता है, थोड़ा अनफेयर भी लगता है इस चीज़ के लिए। बट जो एग्जैक्ट रूमर है वो ये कि अगर सूर्य कुमार यादव आता है तो वो कैप्टन बनेगा। एंड अगर आप उसे कैप्टन बना रहे हो तो क्या आप श्रेयस अय्यर को सिर्फ एज अ बैट्समैन रखना चाहते हो टीम के अंदर, एंड उसके चलते क्या आप उसे बेच दोगे? अगेन मुझे वही लगता है कि भाई वो लॉयल्टी वाली चीज़ जो होती है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आपने परफॉर्म कैसा करा, क्योंकि आपको थोड़ा टाइम दिया जाता है, थोड़ा बफर टाइम मिलता है आपको। बट अगर इसके चलते श्रेयस अय्यर को एकदम से जाने ही देंगे तो आई थिंक थोड़ा सा अनफेयर भी लगता है यार उसके लिए। मतलब ऐसे सोचो कि श्रेयस अय्यर ने 2 सीजन खेलने केकेआर से, उसमें से एक बार जिता दिया। हाँ राइट। एंड वही जो तुम कह रहे हो फैमिली कल्चर जो है, जो कि केकेआर के अभी इतना निकल के आया है, मुझे लगता है पहली बात तो बहुत ही अनलाइकली होने वाला है कि केकेआर इस तरीके से श्रेयस अय्यर को जाने देगी। दूसरी बात, थोड़ा फैक्ट चेक कर लेते हैं जो ये रूमर आया, मुझे लगता है कि क्यों ट्रेड वाला रूमर गलत है, क्योंकि अपेरेंटली ऑक्शन जो अभी होगा दिसंबर में, उससे पहले ट्रेड विंडो खुली नहीं होगी। अच्छा, उससे पहले ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। तो आप बेसिकली ये कह रहे हो कि अगर आप ट्रेड करने वाले हो उसको, तो उसके लिए सूर्य कुमार यादव या तो मुंबई इंडियंस में ही रुके, रिटेन हो। अगर रिटेन हो रहा है तो फिर मुंबई इंडियंस क्यों ही ट्रेड करेगी? राइट। और अगर वो ऑक्शन में जाके किसी और टीम में चला जाता है तो फिर आप उस टीम से ट्रेड करो श्रेयस अय्यर को, जो कि मतलब वो तो अभी किसी को भी नहीं पता। टीम क्यों करेगी? वो टीम क्यों करेगी फिर अगर उसने इतने पैसे खर्चे सूर्य कुमार यादव पे? तो मेरे हिसाब से जो ये ट्रेड ऑप्शन वाला जो न्यूज़ निकल के आ रही है, ये बहुत ही अनलाइकली लगती है मुझे। पर अब इसमें दूसरे एंगल पे आते हैं जरा, एंड यहाँ पे बातें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं मेरे ओपिनियन में, क्योंकि देखो यार, सूर्य कुमार यादव अभी इंडिया के कैप्टन है, रोहित शर्मा भी इंडिया का कैप्टन है, दोनों हार्दिक पांड्या के अंडर क्या खेलेंगे मुंबई इंडियंस में? मुझे बहुत अनलाइकली लगता है पर्सनली। इसलिए हम लोग कह भी रहे कि रोहित शर्मा का तो निकलना बहुत ज़्यादा लाइकली है। अभी हम लोग को नेक्स्ट सेगमेंट में उसी की बात करनी है। इवन सूर्य कुमार यादव यार, मतलब यहाँ पे तो बुमराह भी अपने आप को अपना फेवरेट कैप्टन बोल रहा है, सभी वो दावेदारी दे रहे हैं। क्यों सूर्य कुमार यादव रुकना चाहेगा? एंड मेरे ओपिनियन में, हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, ये कोई भी बंदा जो इंडिया का कैप्टन है उसको आईपीएल में तो कैप्टन होना ही चाहिए।
मैं रिस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भूल जाओ। मैच प्रैक्टिस एंड बीइंग इन टच विद कैप्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2026 में वर्ल्ड कप आ रहा है जून में, और मई और अप्रैल के पूरे 2 महीने में सूर्य कुमार यादव हार्दिक पांड्या की कप्तानी के अंडर खेल रहा है, वर्ल्ड कप से जस्ट पहले 2 महीने उसका कोई टच ही नहीं रहा है कैप्टेंसी में, जैसे कि रोहित शर्मा के साथ हुआ था। बट वही ना, वो चीज़ बार बार नहीं हो सकती। रोहित शर्मा एक्सेप्शन भी है थोड़ा। सो एंड इसी बात पर तो क्रिटिसिज्म मिला था मुंबई इंडियंस को कि आप वर्ल्ड कप से जस्ट पहले क्यों हटा रहे हो। तो क्या आप सेम चीज़ होते हुए देखोगे सूर्य कुमार यादव के साथ? इसी के चलते हुए मुझे लगता है कि या तो मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या से कप्तानी ले लेगी, या फिर सूर्य कुमार यादव प्रॉब्ली नहीं रुकेगा। एंड मुंबई से जितनी न्यूज़ आई है वो भी इसी चीज़ पे डिपेंडेंट है, एंड यही डिलेमा में सब लोग फंसे हुए हैं कि क्या हार्दिक पांड्या से कैप्टेंसी लेके किसी और को दी जाए, या फिर अगर ये नहीं होता तो उन्हें सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, इन सबको जाने देना पड़ेगा अल्टीमेटली। सो इसी के चलते आई थिंक इस रूमर में बात तो बहुत तगड़ी है। एंड वही ना कि सूर्य कुमार यादव पहले केकेआर में था और अभी गौतम गंभीर के इन्फ्लुएंस में भी है, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ऐसा कोई आउटलैंडिश रूमर नहीं है, बहुत एक्चुअली प्रोबेबिलिटी है इसकी कि ये सच हो। अब वो ट्रेड हो या ना हो वो डिफरेंट चीज़ है, बट सूर्य कुमार यादव कमिंग टू केकेआर इज अ रियल पॉसिबिलिटी। तो अब जो दूसरी पॉसिबिलिटी ना उसको डिस्कस करते हैं, विच इज कि स्काई अल्टीमेटली बोलते हैं मुंबई से कि मुझे नहीं रिटेन होना भाई, मुझे कप्तानी करनी कहीं और जाके, एंड सो वो ऑक्शन में जाता है। एंड क्या तब भी केकेआर उसके लिए बिड नहीं करेगी? मुझे लगता है केकेआर तो छोड़ो, 10 की 10 टीमें बिड करेंगी। राइट। आप क्यों नहीं चाहोगे वर्ल्ड के नंबर 1 T20 बैटर को अपनी टीम पे? अगर केकेआर बिड करने वाली है, ऑफ कोर्स मुझे आई एम प्रीटी श्योर अगर सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस छोड़ता है तो एक थोड़ा सा वो सॉफ्ट स्पॉट केकेआर के लिए तो होगा ही होगा। हो सकता है बिहाइंड द सीन्स ऑलरेडी बात भी कर लियो केकेआर के साथ, पर अगर वो केकेआर आ रहा है तो वो कप्तानी ही लेगा, और लेनी भी चाहिए। नहीं, मुंबई छोड़ने का सेंस बनता ही नहीं अगर उसे कप्तानी नहीं चाहिए तो। अगर वो छोड़ के जा रहा है, इतना टाइम से मुंबई में है, इतना चाहिता है पूरे फैन बेस का, अगर वो वहां से छोड़ के जा रहा है तो वो ऑब्वियसली सिर्फ कैप्टेंसी की वजह से जा रहा है। एंड अगर वो केकेआर आएगा तो कैप्टेंसी वो डेफिनेटली मांगेगा ही मांगेगा। एंड फिर यहाँ पे एक डिलेमा आता है कि या तो आप श्रेयस अय्यर को रिटेन ही मत करो, क्योंकि अगर आप रिटेन कर रहे हो और कप्तान भी नहीं बना रहे हो, देन आई थिंक देयर आर मोर वैल्यूएबल प्लेयर्स लाइक रिंकू सिंह, जो कि अभी सिर्फ एज अ बैट्समैन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। एंड फिर आप चाहे तो श्रेयस अय्यर को दोबारा बाय बैक कर लो, या फिर आरटीएम के थ्रू यूज़ कर लो। क्योंकि यार देखो, मेरा इससे सबसे बड़ा डिलेमा ये है, क्या मैं सूर्य कुमार यादव को केकेआर में नहीं चाहूंगा एज अ केकेआर फैन? भाई आंख मीच के हाँ कहना चाहता हूँ मैं, पर फिर ये बहुत अनफेयर हो जाएगा श्रेयस अय्यर के लिए भी। उस बंदे ने क्या गलत करा है कप्तानी के मामले में? तो इस डिलेमा को कैसे सॉल्व किया जाए, मैं तो समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक वही ना, जो लोग सिर्फ केकेआर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे वो शायद थोड़ा उन्हें ऐसा फील होगा कि यार ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट चीज़ है, एंड हम नहीं चाहते सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाया जाए, क्योंकि श्रेयस अय्यर अभी जीता है यार, 2 सीजन में, 1 सीजन में जीत गया वो ऑलरेडी। केकेआर क्या भाई, केकेआर के फैन हो तो मोस्ट लाइकली आप इंडियन ही, और इंडिया के फैन भाई आईपीएल कल्चर बहुत डिफरेंट है। पर मतलब फिर स्काई को कैप्टन बनना चाहिए कायदे से। जो लोग एक ग्रैंड पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, इंडियन टीम को लेके देख रहे हैं, वो यही कहेंगे कि सूर्य कुमार यादव को आके कैप्टनसी मिलनी चाहिए। एंड दैट इज आई थिंक तुम्हारा ओपिनियन भी वही होने वाला है कि आएगा तो उसे कैप्टनसी मिलनी चाहिए। बट आई थिंक जितने केकेआर फैंस हैं, सिर्फ केकेआर फैंस जो होते हैं, एंड अगर वो ये कह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर से कैप्टनसी ले रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एक थोड़ा नाइंसाफ़ी हो गई उसके साथ। तो आई थिंक आई अंडरस्टैंड दैट, बट यार अब ग्रैंड पर्सपेक्टिव के लिए, इंडियन टीम के लिए आपको थोड़ा सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। और दूसरी बात ये, श्रेयस अय्यर पहली बात तो T20 टीम के स्कीम ऑफ थिंग्स है ही नहीं है। हाँ राइट। और इट इज़ वेरी क्लियर नाउ कि शुभमन गिल को एज द नेक्स्ट कैप्टन ग्रूम करा जा रहा है। तो श्रेयस अय्यर कैप्टन तो छोड़ो, वाइस कैप्टन भी नहीं होने वाला इंडियन टीम का आगे जाके, अनफॉर्चुनेटली। तो आप बेसिकली क्या सेंस बनता है ऐसे बंदे को, आप इंडियन टीम के पर्सपेक्टिव से अगर आप कप्तानी देके ग्रूम कर रहे हो तो, जिसको कैप्टन बनना ही नहीं है कभी, इससे अच्छा जो करंट कैप्टन है उसको ग्रूम करा जाए। आई एम प्रिटी श्योर अगर श्रेयस अय्यर के साथ ये सीन होता है कि उससे कप्तानी ले ली जाती है और उसको रिटेन नहीं करा जाता, तो वो भी कहेगा फिर मुझे केकेआर में नहीं रुकना, एंड वो एकदम सही होगा अपने हिस्से में भी अगर वो ये कहता है तो। उसने जो काम करना था जिता दिया टाइटल अपने आप को, एंड उसके बाद वो नई टीम में जाके दोबारा कप्तानी कर सकता है। पर अगर स्काई आएगा, शायद मैं केकेआर नहीं कह रहा, किसी भी टीम में आए, मुझे लगता है उसको कैप्टन ही होना चाहिए, वरना कोई सेंस नहीं है मुंबई इंडियंस छोड़ने का। एंड इस वक्त श्रेयस अय्यर मैं जानता हूँ उसने कप्तानी करके हमें आईपीएल जिताया है, पर अगर मेरे पास एक चॉइस हो, अभी मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सब बायसेस हटा के, एक बार फेयर एंड अनफेयर की डिबेट को छोड़ के,
क्या मेरी टीम में एज अ बैटर मैं स्काई चाहता हूँ या श्रेयस अय्यर? मैं स्काई चाहता हूँ। क्या मेरी टीम में एज अ कैप्टन मैं स्काई चाहता हूँ, श्रेयस अय्यर चाहता हूँ? मैं स्काई चाहता हूँ बिकॉज वो इंडियन टीम का कैप्टन है, तो इंडिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ग्रूम होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही पॉइंट्स पे अगर स्काई ऊपर आ रहा है तो फिर शायद श्रेयस अय्यर अनफॉर्चुनेटली रिटेन ना हो। मैं तो बिल्कुल चाहूंगा कि श्रेयस अय्यर एज अ बैटर खेले टीम में। खेले भाई, इंडियन बैटर्स तो बहुत रेयर होता है कि आप ऐसी लग्जरी ले आओ कि 2-3 अब बड़े बड़े नाम हो। मुंबई इंडियंस की पूरी हेरिटेज रही है ऐसे। अगर आप ऐसा क्रिएट कर सकते हो तो क्यों नहीं। पर कप्तानी पे अगर स्काई आ रहा है भाई, एंड स्काई मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर कैप्टनसी में चाहे वो 20 की जगह थोड़ा 19 या 18 ही हो, पर बैटिंग में वो इतना बड़ा है ना कि वो पूरा कॉम्पनसेट कर देगा बंदा। राइट। तो मैं क्यों नहीं चाहूंगा ऐसे बंदे। हाँ। तो एज अ केकेआर फैन अल्टीमेटली डू यू सी दिस हैपनिंग? डू आई सी दिस हैपनिंग? अगर स्काई नहीं रुकता मुंबई इंडियंस में तो मैं डेफिनेटली श्योर हूं कि वो केकेआर तो आना चाहेगा। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि स्काई शायद कप्तानी ना करने के लिए भी चल रहे, पर मैं नहीं चाहता कि वो ऐसे चल रहे। मैं तो चाहता हूँ कप्तानी करे। मुझे लगता है इसमें पॉसिबिलिटी तो है। जब स्काई और केकेआर ऐसे दो नाम साथ में जुड़ रहे हैं तो कभी भी आप 100% रूल आउट नहीं कर सकते इन चीज़ों को। सबसे बड़ा फैक्टर मुझे इसमें लगता है कि मुंबई इंडियंस का है। अगर वो रोकते हैं, रिटेन करते हैं, तो फिर वो ट्रेड नहीं करेंगे। अगर वो बिना अगर वो चिल है और कैप्टनसी नहीं ले रहा, फिर तो मतलब ये है कि भाई उसका क्या झगड़ा हुआ है मुंबई इंडियंस से। क्योंकि वो क्या, अगर उसे कैप्टनसी भी नहीं चाहिए तो फिर मुंबई इंडियंस क्यों छोड़ रहा है? हाँ, एग्जैक्टली। तो मेरे हिसाब से तो मैं ये चीज़ होते हुए देख सकता हूँ अगर सूर्य कुमार यादव ऑक्शन टेबल पे आता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि केकेआर खुद पूरे इंटेंशन दिखा के पूरी बिडिंग करे और फिर वो एक मोमेंट आता है जब वो बिडर जो होता है वो बोलता है भाई 25 करोड़ 30 करोड़ भी आ चुका है, तब अनफॉर्चुनेटली केकेआर को विड्रॉ करना पड़ जाए। इस साल टूटेगा वैसे कुछ ना कुछ, रिकॉर्ड तो टूटेगा। अरे अभी रोहित शर्मा की बात करते हैं, सब भी होगा। तो आई थिंक एफर्ट तो जरूर होगा स्काई को लाने का, पर शायद मार्केट फोर्सेस अलाउ ना कर पाए। उस चक्कर में शायद स्काई केकेआर ना आए। पर अगर वो मार्केट में आ रहा है तो केकेआर जरूर उसके पीछे जाएगी। एंड आई एम श्योर बाकी की 8 टीमें भी मुंबई इंडियंस को छोड़ के सब स्काई के पीछे जाने वाले, कोई डाउट नहीं है इसके ऊपर। सो ये तो हमने टॉपिक कवर कर लिया। बाय द वे, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि अभी हमने बहुत टाइम से एलएसजी की बात करी थी, कैसे एलएसजी वुड आल्सो लव टू हैव स्काई, क्योंकि उन्हें कप्तान की जरूरत है। केएल राहुल से वो मोस्ट लाइकली मूव ऑन करने वाले, एंड दे नीड अ सुपरस्टार। अच्छी अपनी ब्रांडिंग करानी है उनको। सिमिलरली मैं एक और चीज़ बोलूँगा, आरसीबी क्यों नहीं जाना चाहेगी भाई स्काई के पीछे ना? कैप्टन चाहिए उनको, एक टॉप ऑर्डर का तगड़ा बैटर चाहिए। विल जैक्स फिर कोहली के साथ ओपनिंग कर सकता है एंड वन डाउन पे आराम से स्काई आ सकता है। आई थिंक कोई भी बड़े प्लेयर की बात करते हैं तो इट इज़ नॉट अबाउट कि आरसीबी क्यों नहीं जाएगी उसके पीछे, इट इज़ कि वो प्लेयर क्यों जाएगा आरसीबी। सही बात है। अगर उसके पास अभी ऑप्शन मिल रहा है कि वो केकेआर जा सकता है जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस है, प्लस वहाँ पे ऑलरेडी खेला हुआ है, मतलब नो ऑफेंस टू आरसीबी फैंस, तो वो ऑब्वियसली यही चाहेगा कि वो केकेआर जाए। केकेआर में तो आई थिंक बिड तो करेगी आरसीबी, बट कोई बड़ी बात नहीं कि आरसीबी ऐसे बिना प्लानिंग के कुछ बिड कर दे, जिससे इनका खुद का ही बजट अलाउ नहीं हो रहा होगा, पर उसके चक्कर में बाकियों की बिडिंग बढ़ा दी। राइट। ऐसे ये मार्केट वही गेम है। मार्केट डिस्ट्रप्टर वाला रोल खेल सकती है। एंड पंजाब भी आई एम प्रीटी श्योर जाना चाहेगी, एंड बिना रिसर्च करे वो अपना बैंक तोड़ देगी। पंजाब ने रोहित शर्मा के लिए बोला है कुछ, उसकी बात करेंगे। अच्छा, भी बोला है, ये तो मुझे ही नहीं पता है, बट आई एम श्योर मतलब इन दोनों अगर ये 2 प्लेयर आ जाते हैं, स्काई एंड रोहित शर्मा, इंडियन प्लेयर्स कैप्टन मटेरियल, अंधी बोली लगने वाली है। लेट्स सी क्या होता है। नाउ एक्चुअली लेट्स कम टू द नेक्स्ट गाय, रोहित शर्मा। यहाँ पे हम लोग प्राइमरीली डीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले हैं, बट रोहित शर्मा काफी क्लब्स के साथ लिंक हुआ है, सबको कवर कर लेते हैं। एंड युवराज सिंह भी आ रहा है यहाँ पे। सबसे पहले तो लेट्स क्विकली गेट डन विद युवराज सिंह न्यूज। अभी रिकी पॉन्टिंग को इन्होंने इस साल हटा दिया है आफ्टर अ कपल ऑफ डिसअपॉइंटिंग सीजन्स। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर आपने रिकी पॉन्टिंग को हटाया है तो सौरव गांगुली, जो कि अभी आई थिंक डायरेक्टर कुछ मैनेजमेंट में कोई रोल लेके बैठे हुए हैं, वो अब हेड कोच बन जाएंगे। इंडियन भी हैं, डोमेस्टिक सर्किट से क्लोज भी रहे हैं, बीसीसीआई के भी अभी चीफ थे कुछ टाइम पहले तक, तो उन्हें सबका आइडिया है अच्छे से। बट सरप्राइजिंगली उनको वो रोल नहीं दिया गया। एंड ये लोग बोल रहे हैं कि हमें एक इंडियन प्लेयर ही चाहिए एज अ कोच, बट एक फ्रेश फेस चाहिए। एंड उस पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर अपेरेंटली अप्रोचिंग युवराज सिंह, जो कि अभी बहुत टाइम कुछ टाइम पहले तक ही गुजरात टाइटन से लिंक हो रखे थे। अब ऐसे हो सकता है कि डेवलपमेंट्स कुछ ऐसे हो जाएं कि आशीष नेहरा रुक जाए वहां पे गुजरात टाइटंस में, एंड फिर देन इट मीन्स कि युवराज सिंह इज अप फॉर ग्रैब्स। पहली बात तो वंस अगेन केकेआर क्यों नहीं कुछ कर रही है इस न्यूज में, कुछ
कोई रूमर भी नहीं है केकेआर का कि वो युवराज सिंह से इंटरेस्टेड है लेने में उनको मैनेजमेंट में, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। बट अपेरेंटली डीसी ने उनको अप्रोच कर लिया, एंड डीसी में जिनको नहीं याद है युवराज सिंह डीसी से खेल भी चुके हैं, राइट। तो वो एक हिस्ट्री रही है उनकी एज अ प्लेयर ऑल्सो विद द क्लब। बहुत लंबा टेन्योर नहीं था एंड बहुत सक्सेसफुल टेन्योर भी नहीं था, बट एक वो होता है ना फेमिलियरिटी है। सुपरस्टार तो है ही भाई, सुपरस्टार तो वो कहीं भी जाएगा तो इंसान सुपरस्टार ही रहेगा, उसकी तो कोई डाउट ही नहीं है। बट अगर वो डीसी में आते हैं, फर्स्ट डू थिंक सेंस बनता है युवराज सिंह को, जिसको क्वाइट फ्रैंकली कोई मेंटरिंग का या कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है अपार्ट फ्रॉम मेंटरिंग इंडिविजुअल प्लेयर्स जैसे कि शुभमन गिल या अभिषेक शर्मा। एक टीम को मैनेज करने का ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। आई थिंक कुछ प्लेयर्स इतने बड़े होते हैं गेम में एंड इतना ज़्यादा एक स्टैचर इतना बड़ा होता है कि आप ट्रस्ट दिखाते हो उन लोगों पे कि आएगा तो ये कुछ ना कुछ सही करके ही जाएगा। सो और डीसी भाई मतलब इट इज़ नॉट लाइक कि बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है इस टाइम पे जो बहुत सारे टाइटल्स जीत चुके हैं, सो बहुत ज़्यादा दे हैव एवरीथिंग टू लूज, वैसी सिचुएशन नहीं है। एंड दिस मींस कि युवराज सिंह के ऊपर भी इतना प्रेशर नहीं होगा, एवरीथिंग टू गेन वाली सिचुएशन है। तो जो भी इस टाइम पे रिकी पॉन्टिंग जैसा अगर आपका था कोच जिससे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, वो कुछ नहीं कर पाया अल्टीमेटली डीसी के साथ, तो युवराज सिंह से एक्सपेक्टेशन होती रखनी नहीं चाहिए पहली बात, क्योंकि वो अनफेयर होगा। प्लस इट इज़ वेरी गुड कि युवराज सिंह पे खुद भी एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी, वो आराम से बिना रिस्क के बिना प्रेशर के डिलीवर कर सकता है। तो आई थिंक एक्चुअली में अगर डीसी जाती है एंड युवराज सिंह आ जाता है तो विन विन है दोनों पार्टीज के लिए इस टाइम पे। एज अ स्टेपिंग स्टोन अगर डीसी में आ रहा है वो, तो बहुत ही अच्छा है भाई उसके लिए, बहुत अच्छा है। एंड आई थिंक मैं वंस अगेन इसमें मेरा हमेशा पर्सपेक्टिव यही रहेगा आईपीएल को लेके या किसी भी आईपीएल की टीम को लेके, कि आप एक सेकंड के लिए आईपीएल की उस पर्टिकुलर टीम को भूल जाओ। हाँ, मैं ये देख रहा हूँ कि अगर वो डीसी में जाके सक्सेसफुल नहीं भी होता, डीसी को फ़ायदा नहीं भी मिलता, इंडियन टीम को बहुत फ़ायदा मिलेगा इन असेसिंग कि क्या हम फ्यूचर में युवराज सिंह को अपनी कोचिंग स्टाफ में इन्वॉल्व कर सकते हैं किसी ना किसी रूल में कि नहीं कर सकते, उसके लिए डेवलप करा जाए युवराज सिंह को। राइट। आईपीएल में हर एक रोल, चाहे वो ऑन फील्ड हो चाहे ऑफ फील्ड लाइक मैनेजमेंट, कोई भी ऐसा रोल हो, उसका अल्टीमेट पर्पस मेरे ओपिनियन में होना चाहिए कि आप इंडियन टीम को कैसे सर्व कर सकते हो। राइट। सबसे बड़ा एग्जांपल गौतम गंभीर है। अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखो तो मैं तो कहता हूँ आदमी को कभी ना कभी तो कुएं में कूदना ही होता है। लेट्स स्टार्ट विद डीसी, इसके बाद हो सकता है आपको और टीम्स भी अप्रोच करें एंड आदमी मतलब एक्सपीरियंस ही सीखेगा यार। एज अ कोच भी एक नई लाइफ शुरू होती है, तो आपको ऐसा नहीं कि आप एक प्लेयर बहुत अच्छे थे तो आप एक कोच ही बहुत अच्छे हो गए। प्लस एंटिसिपेटेड था काफी टाइम से, पिछले 1-2 साल से कि वो आ जाएगा कोचिंग में। जो प्लेयर्स को उसने पर्सनली डेवलप करा है तो मतलब उनके सक्सेस अपने आप के लिए बोलता है। तो युवराज सिंह की इसीलिए इतनी हाइप भी है अभी। एंड अगर युवराज सिंह ऐसा मतलब कोई बंदा अपनी मेंटालिटी जो है इंस्टिल कर सकता है टीम के अंदर, वो ऑल राउंडिंग स्किल्स इंस्टिल कर सकता है, मैच विनर एटीट्यूड इंस्टिल कर सकता है, यही सब तो चीज़ें चाहिए होती हैं गेम जीतने के लिए। मैं तो कह रहा हूँ इसको आई डोंट इवन वांट टू जज कि वो सक्सेसफुल रहे डीसी के साथ कि नहीं। मैं तो मान के चल रहा हूँ कि अगर नहीं भी होंगे तो ये पहला एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह लो एंड धीरे धीरे वो इंडियन टीम के कोचिंग स्टाफ में आने का एम रख के अपने आप को डेवलप करते रहो। राइट। अगर वो डीसी नहीं भी जाते, आई होप किसी ना किसी टीम में कहीं पे भी जाएगा, आई थिंक अच्छा ही है। मैं कह रहा हूँ केकेआर ही आ जाओ, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं जीत रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंडियन टीम के लिए डेवलप करो। बट दी अदर गाय, अब बात चल रही है, रूमर आ रहा है कि रोहित शर्मा, जिनका आई थिंक स्काई एंड बुमराह एंड हार्दिक पांड्या तीनों से ज़्यादा लाइकलीहुड है कि वो मुंबई इंडियंस छोड़ेंगे। मुझे लगता है इस वक्त सबसे ज़्यादा लाइकलीहुड है कि रोहित शर्मा ऑक्शन में आने वाला, विच मीन्स कि भाई क्या होने वाला ऑक्शन में, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा भाई। कितने टाइम बाद एक टॉप टियर इंडियन प्लेयर आने वाला है, सुपरस्टार। राइट। अगर ऐसा होता है तो अपेरेंटली न्यूज़ आ रही है कि एलएसजी और दिल्ली कैपिटल्स इन दोनों ने 50-60 करोड़ रुपए अपने पर्स से अलग करके ऑलरेडी रखे हुए हैं जस्ट फॉर रोहित शर्मा। एंड ये लोग ऑलरेडी बिहाइंड द सीन्स कॉन्टैक्ट कर रहे हैं रोहित शर्मा को कि यार आप बस हाँ कर दो, हम 50 करोड़ तक खर्चने को तैयार हैं। विच प्रैक्टिकली मीन्स कि और कोई भी टीम इनसे कम्पीट नहीं कर सकती। अगर कोई एक टीम एक ऑक्शन में किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर को लेके इतना सिंगल माइंडेड अप्रोच लेके आ रही है ना कि चाहे पूरी बचे 20 प्लेयर के लिए सिर्फ 50 करोड़ रुपए बचे हैं पर एक प्लेयर पे हम आधा बजट उड़ा देंगे, तो कोई भी सेंसिबल टीम ऐसे टीम से कम्पीट नहीं कर पाएगी उस प्लेयर के। हाँ। और अगर ऐसा होता है, पहली बात तो हमने भी कितनी बार बातें करी हैं ये कि रोहित शर्मा का सबसे ज़्यादा सेंस जो लग रहा है जाने का, ऑल्दो रूमर्स काफ़ी टाइम से केकेआर के साथ है बिकॉज रोहित शर्मा ने एक बार खुद भी बोला था, बट केकेआर से एक्चुअली में सेंस बनता नहीं है जाने का। वो सेंस बनता है एलएसजी से
या फिर डीसी से, 2 या 3 टीम्स ही थी, पंजाब थी बट पंजाब क्यों जाओगे बेसिकली। एंड वही दोनों टीम्स अल्टीमेटली अभी अप्रोच भी कर रही हैं रोहित शर्मा को, एंड आई एम श्योर कि काफी और टीम्स ने अप्रोच करा होगा भाई, पीछे बिहाइंड द न्यूज तो सब नहीं करा होगा ऑलमोस्ट। पर अगर इन दोनों टीम्स का इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच है कि हम 50 करोड़ तक उड़ाने को तैयार हैं, फर्स्टली मेगा ऑक्शन के लिए क्या हो सकता है, मैं तो फॉर द प्लेयर आल्सो, नहीं प्लेयर के लिए तो है, बट मुझे लगता है मेगा ऑक्शन में ये फ्रैंकली थोड़ी स्टूपिड स्ट्रैटेजी है। हाँ। अगर आप 50-60 करोड़ एक ही प्लेयर पे खर्च कर रहे हो और फिर बाकी के, क्योंकि आप सिर्फ 4 या चलो 6 प्लेयर्स रिटेन कर रहे हो, तो अब बाकी पूरी स्क्वाड आप अपनी 50 करोड़ में निपटा दोगे क्या पूरी? बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसलिए अगर ये चीज़ मिनी ऑक्शन में होती तो मुझे पूरा समझ में आता कि आधी मोस्ट 90% और टीम्स बनी हुई हैं ऑलरेडी, आपको बस एक तगड़ा सा कैप्टन चाहिए, इंडियन कैप्टन चाहिए, इसलिए आपने पूरा पैसा रोहित शर्मा पे खर्च कर दिया। बट मेगा ऑक्शन में अगर आप ये कर रहे हो तो मतलब वो आर या पार वाली स्ट्रैटेजी है आपकी। स्पेशली अगर आपको 6-7 रिटेंशन नहीं मिल रहे, तो मतलब रिटेंशन प्लस आरटीएम मान लो, तो अगर आपको 6-7 वो ऑप्शंस मिल रहे हैं तो आपको लगता है कि हाँ चलो मतलब 11 में से 6-7 प्लेयर तो ऑलरेडी फिक्स्ड ही हैं, एक और कैप्टन ले आएंगे तो ऑलमोस्ट एक पूरी टीम बन गई, फिर 2-3 प्लेयर्स तो हम फिलअप कर ही लेंगे, तो फिर आपकी स्क्वाड पे इफेक्ट पड़ेगा, बेंच स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ेगा। ऑफ कोर्स अगर कोई भी टीम इतने पैसे खर्च करने को तैयार है किसी एक प्लेयर पे, तो आई डोंट थिंक वो हमेशा लॉजिकल होता है। बहुत रेयर होता है कि फिर आप एक पूरा ऑक्शन अच्छे से पुल ऑफ कर पाओ, अपार्ट फ्रॉम दैट वन बिग स्टार परचेज। बट अगर मैं लॉजिकली भी देखूं, क्या डीसी में रोहित शर्मा का आने का सेंस बनता है? अगर रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को छोड़ के किसी और टीम में जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ तभी सेंस बनेगा जब वो कैप्टेंसी कर रहे हैं। अगर वो डीसी में आ रहे हैं तो ऋषभ पंत का क्या होगा? हाँ, मैं भी तो क्या सेंस है उसको रिटेन करने का? उसको सीएसके जाने दो फिर। क्या ये डोमिनो इफेक्ट दिखने वाला है हमें? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस छोड़ के दिल्ली कैपिटल्स में आके भी कप्तानी नहीं करते। अगर वो जा रहा है मुंबई से तो डेफिनेटली कैप्टेंसी होगी। ऑल्दो मुझे लगता है कि स्काई का छोड़ के जाना और कैप्टेंसी लेना, और रोहित शर्मा का छोड़ के जाना और कैप्टेंसी लेना, इसमें स्काई को मैं ज़्यादा वो बोलूँगा, क्योंकि आई थिंक रोहित शर्मा के पर्सनली थोड़ा ज़्यादा रिलेशनशिप इफेक्ट हो चुका है अब ऑलरेडी, बिकॉज जिस तरीके से एंड करा गया। तो ये क्या भी मेरे को समझ में नहीं आया, क्या बोलना चाह रहे हो भाई? मतलब जो भी अंबानी से उसका जो भी झगड़ा हुआ था, तो उसके चक्कर में अगर वो छोड़ के कैप्टेंसी नहीं भी लेता और बस उसे मुंबई इंडियंस छोड़नी है, तो मैं वो डिसीजन भी अंडरस्टैंड कर लूंगा, क्योंकि पर्सनली काफ़ी अफेक्ट हो चुका है। स्काई का थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि उसका पर्सनल को झगड़ा नहीं हुआ था, बस उसे कैप्टेंसी लेनी होगी। बट वही है कि अगर रोहित शर्मा जाके दिल्ली कैपिटल्स में कैप्टेंसी कर रहा है, आई एम प्रीटी श्योर ऋषभ पंत को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें, बट ऋषभ पंत के फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के जो भी उसके चांसेस है कैप्टेंसी लेने के लिए इंडियन टीम में, वो अफेक्ट हो जाएगा। टेस्ट मैचेस का कैप्टन अगर हमें पोटेंशियल कैप्टन देखना ऋषभ पंत को, तो उसको भी कप्तानी करते रहनी चाहिए ना। हाँ। तो वंस अगेन, जिस भी टीम का कैप्टन कंफर्म्ड है उस टीम में स्काई और रोहित शर्मा को नहीं जाना चाहिए मेरे ओपिनियन में। चाहे आप वो 50 करोड़ ऑफर कर रहे हो, चाहे 60 करोड़ ऑफर कर रहे हो, क्योंकि आप खुद की कप्तानी भी बताओ वो डाइसी कर दोगे, एक पोटेंशियल फ्यूचर इंडियन कैप्टन की भी कप्तानी को। एंड दैट इज व्हाई इन दोनों को साथ में भी सेम टीम में नहीं जाना चाहिए। हाँ, मतलब दिस इज द लास्ट टाइम भाई, दे आर नॉट गोइंग टू प्ले फॉर इंडिया टुगेदर एवर, मोस्ट लाइकली, राइट? क्योंकि T20 से रोहित शर्मा रिटायर्ड है, एंड टेस्ट एंड ओडीआईज में स्काई पता नहीं कब आएगा, आईपीएल में साथ में नहीं होने वाले। तो परहैप्स जो वर्ल्ड कप फाइनल था T20 का, वो लास्ट टाइम था जब हम लोग इन दोनों प्लेयर्स को साथ में खेलता हुआ देख रहे थे, इवन विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा का एलएसजी जाने का ज्यादा सेंस बनता है, या फिर वो पंजाब चले जाए, एंड पंजाब में तो जाके क्या, पंजाब में संजय बांगर जो है, जो उनका हेड ऑफ क्रिकेट डेवलपमेंट है पंजाब का, उसने ये बोला है कि रोहित शर्मा जैसा प्लेयर अगर आता है ऑक्शन में तो टीम्स 50 करोड़ तक खर्च करने को रेडी होंगी, आराम से ब्रेक कर देगा रिकॉर्ड। भी बोल दिया। हाँ, और उसने फिर एंड में ये बोला है कि आई एम नॉट श्योर पंजाब ले पाएगी उसके बाद रोहित शर्मा को। क्यों? बस क्योंकि इतना पैसा खर्च नहीं कर पाएगी। भाई पैसा सबके पास सिर्फ पंजाब खर्च करने को तो कर ही सकती है। मतलब मुझे वही लगता है ना कि या तो दे आर एक्टिंग की वो इनका ऑप्शन बहुत अच्छा है, इनकी स्ट्रैटेजी पूरी कंप्लीट है, एंड उसमें रोहित शर्मा फिट नहीं हो पा रहे। बट जो भी है भाई, देखने को मिलेगा ऑक्शन में कैसे पंजाब डील करती है। अगर रोहित शर्मा आता, मैं इसकी बिड के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ, तो पक्का लाइव स्ट्रीम करेंगे। हाँ, क्रॉस करेगा। बट डू यू रियलिस्टिकली थिंक कि रोहित शर्मा पंजाब या फिर डीसी जाने वाला है, या फिर सबसे प्रोबेबल डेस्टिनेशन क्या लग रही है? यार आई थिंक सबसे प्रोबेबल इस टाइम पे तो मुझे डीसी लग रही है। डीसी कहाँ से? ऋषभ पंत का क्या होगा भाई क्या पता ना हो, फिर ना करे कैप्टनसी। व्हाई नॉट एलएसजी? मुझे एलएसजी इसलिए लगता है क्योंकि डीसी के साथ बहुत टाइम से रूमर्स आ रहे हैं
LSG के साथ अभी रिसेंटली आए हैं एंड बहुत वैसा नहीं है, मतलब DC के साथ अब महीनों से चल रही है बात कि DC ने अप्रोच कर रखा है रोहित शर्मा को एंड रोहित शर्मा भी रेडी आने के लिए। तो अगर वो लोग कर रहे हैं देन युवराज सिंह पे बाय द वे अगर रोहित शर्मा आता है तो युवराज सिंह का काम भी थोड़ा आसान हो जाएगा उसके चक्कर में, दोनों की अच्छी बनती भी है। तो अगर वो वहाँ पे आता है DC के अंदर तो होगा, बट वही ना कि अब ये भी पॉइंट आ गया कि KL राहुल जाने वाला है तो उन्हें भी कैप्टन की ज़रूरत है। ऑलरेडी अमित मिश्रा जैसा बंदा जो कि पॉडकास्ट पे आके बोल चुका है कि वो नए कैप्टन के लिए ढूंढने वाले हैं, तो अब अगर LSG के रूमर्स आ रहे हैं तो उसमें भी सेंस बनता है। मैं फिर से रिएटरेट करता हूँ, CSK का कैप्टन कंफर्म्ड है, सनराइजर्स का कैप्टन कंफर्म्ड है, KKR का कैप्टन कंफर्म्ड होगा या तो फिर स्काई आ जाएगा, जो भी है मतलब कंफर्म्ड ही एक तरीके से। रोहित शर्मा के लिए आई डोंट थिंक KKR उतना इंटरेस्टेड होगी जितना स्काई के लिए होगी शायद। तो ये 3 टीम्स का तो कैप्टन कंफर्म्ड है। मुंबई इंडियंस तो छोड़ के जा ही रहा है, तो वो भी मुंबई इंडियंस भी आउट ऑफ कंटेंशन है। ये 4 टीम्स बाहर निकल गई। राजस्थान रॉयल्स का कैप्टन कंफर्म्ड है संजू सैमसन, वो चेंज नहीं होगा। ये 5 टीम्स हो गई। अब बची एक LSG, एक पंजाब बची, एक DC बची और एक RCB बची। 6ठी टीम कौन है? गुजरात टाइटंस, वो भी शुभमन गिल के साथ ही रुकने वाले हैं। तो LSG, पंजाब, दिल्ली और एक और टीम कौन सी थी अपनी? गुजरात तो हो गई, जो भी थी भाई, RCB। इन 4 टीमों में से या तो रोहित शर्मा जाए RCB, जहाँ पे उसे कप्तान की जरूरत भी है, एंड ऑफ कोर्स RCB क्यों नहीं जाएगी, वो एक सेंसिबल चीज़ मुझे लगती है। या तो वो जाए LSG। पंजाब, मुझे लगता नहीं कि पंजाब कैन अफोर्ड हिम, राइटफुली सो, एंड उतना स्ट्रेटेजिकली दिमाग होगा भी नहीं। एंड DC में ऑलरेडी ऋषभ पंत कैप्टन है, मुझे नहीं लगता सेंस है। तो फॉर मी रोहित शर्मा की 2 ही डेस्टिनेशन पॉसिबल है, या तो LSG या तो RCB। इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता ये सेंस बनता है कहीं और जाने का, क्योंकि आप ना ही सिर्फ अपनी कप्तानी के ऊपर क्वेश्चंस डाल रहे हो, बट एक दूसरे पोटेंशियल कैप्टन का भी करियर जो है वो डीरेल कर रहे हो थोड़ा सा, वो भी फेयर नहीं है। तो आई थिंक यही दोनों डेस्टिनेशन होनी चाहिए उसकी। ओके, डू यू एग्री विद दैट? मैं स्टिल यही कहूँगा कि प्रोबेबली देखने में ये लगता है कि ये होनी चाहिए, बट अगर DC आके ले जाती है तो मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं होऊंगा, क्योंकि बहुत टाइम से, इवन लास्ट IPL के टाइम पे भी ये रूमर्स आए थे कि DC ने अप्रोच करा, रोहित शर्मा मान चुका उस चीज़ को। नहीं मान चुका है, कभी रूमर नहीं आया था। अरे मुझे याद है भाई, आया था लास्ट IPL के टाइम पे। ऑक्शन जब IPL स्टार्ट होना था उससे पहले यही चल रहा था कि ट्रेड हो जाएगा एंड मोमेंट पे रोहित शर्मा। तो अगर ये होती है चीज़ एंड रोहित शर्मा का डील हो चुकी है उसके साथ या अग्रीमेंट है जो भी है, तो भाई आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर DC जाता है। भाई लोग ऋषभ बता DC भी इसीलिए तो लोग नहीं जीतते हो भाई। नहीं भाई, अगर लाके वो रख रहे हैं तो क्यों नहीं बनता सेंस? बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता। DC हैज बीन वन ऑफ दोस टीम्स जो कि मैं कहूँगा वो, हाँ भली टाइटल ना जीते हो, बट दे हैव कम वेरी क्लोज एंड दे हैव मच हायर रिस्पेक्ट दैन अ टीम लाइक पंजाब। यार वो एक जो होता है ना कि एक प्लान दिख ही नहीं रहा आपके सामने कि क्या प्लान है, वो RCB और पंजाब में है। DC में वो दिखा है हमें, चाहे वो 2-3 साल के लिए कभी दिखा हो, लेकिन दिखा है। स्टार्टिंग के 2-3 साल में था, श्रेयस अय्यर के अंडर 2-3 साल के लिए था, 2 असिस्टेंट्स रहे हैं DC के, बहुत क्लियरली सबको याद होगा। इनफैक्ट 2012 के टाइम पे वो KKR के साथ भी जब गंभीर छोड़ के गया था तब भी बहुत अच्छा कर रही थी DC। तो they at least have shown promise that they know how to create a project. Do we say the same for RCB? No, not at all. Chris Gayle नहीं बोलता तो हम कैसे बोल दें? Do we say the same for Punjab? उसमें तो सारे फैंस एग्री करेंगे नो। क्या DC टाइटल जीती? नहीं, वही ना। पंजाब कितने फाइनल्स में आई है? वही तो मैं कह रहा हूँ, कितने बार प्लेऑफ्स में। ये जो 3 टीम्स हैं जो ट्रिनिटी कहते हैं, इन पे वो चीज़ अप्लाई नहीं होती भाई कि आपने प्रोजेक्ट क्यों नहीं बनाया, आप आगे का विजन लेके क्यों नहीं चल रहे। इन्हें जल्दी से जल्दी ट्रॉफी जीतनी है ताकि वो रेलेवेंट रह सके ऊपर वाले। तो एक विजन ही है, एक शॉर्ट टर्म विजन। आप हाँ, तो शॉर्ट टर्म रोहित शर्मा लाओ, कैप्टन बनाओ, शॉर्ट टर्म विजन 2 साल के अंदर टाइटल जीतो, बेस्ट चीज है भाई। फिर वही गलती कर रहे हो जो कि मुंबई इंडियंस ने करी थी, आप इंडिया को पर्सपेक्टिव में लेके नहीं चल रहे हो। ये ऋषभ पंत को भाई, इट इज वेरी क्लियर नाउ कि ये IPL टीम्स, ये जो भी ओनर्स हैं इनके, ये वो उस विजन से नहीं चलते कि इंडियन टीम में कौन कैप्टन कर पाएगा, हमें उसके इंडियन टीम के लिए पहले सोचना है। इन्हें अपना पैसा कमाना है और इन्हें अपनी फ्रेंचाइज को चलाना है, और जो कि मतलब उनके हिसाब से मैं एग्जैक्टली क्रिटिसाइज नहीं कर सकता क्योंकि उनका अपना बिजनेस है, वो खुद ओन करते हैं उस चीज़ को। तो अगर उनका ये दिमाग में है इवन RCB के लिए कि हमने पहले डिस्कस करा है कि बहुत शॉर्ट टर्म अप्रोच है, अगर आप 2 साल के रोहित शर्मा ला रहे हो और डायरेक्ट कैप्टन बना दे रहे हो, 2 साल बाद आपका कैप्टन वापस वेकेंट होगा, आपको वापस पैसा खर्च करना पड़ेगा।
बट ये टीम्स ऐसी हैं जो कि मतलब अब कितना टाइम हो गया भाई आईपीएल स्टार्ट हुए हुए और अभी तक ट्रॉफी जीती ही नहीं है। तो आई थिंक ये स्पेसिफिकली ये जो शॉर्ट टर्म वाला अप्रोच है ये इन 3 टीम्स के लिए तो अप्लाई नहीं होता। इन्हें बस दिमाग में ये रखना है कि कुछ भी करके चाहे अप्लाई नहीं होता है शॉर्ट टर्म अप्रोच वाला, हाँ सॉरी अप्लाई होता है कि कुछ भी आप करके अगले 1-2 साल में टाइटल जीतो। बट आई स्टिल फील कि मतलब आरसीबी के पास तो कप्तान होगा ही नहीं, पंजाब के पास कप्तान होना चाहिए अच्छा वो इनफैक्ट शिखर धवन अब रिटायर हो गया तो वहाँ पे भी कप्तान नहीं है। डीसी वुड बी मतलब क्रिमिनल अगर वो ऋषभ पंत को वहीं से हटा देता है इन माय ओपिनियन। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैप्टन ऑफ पंजाब शिखर धवन। शिखर धवन ने रिटायरमेंट अनाउंस करा एंड सबसे पहले जो मीम मैंने देखा वो था 38-year-old announces retirement from all forms of cricket including IPL एंड नीचे एक ऐसे नंबर 7 की कैसे जर्सी बनी हुई थी अनरिलेटेड पिक लिखा हुआ था और पीछे एक बायोपिक का गाना चल रहा था। मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आई है ऑन अ लाइटर नोट। बट लेट्स टॉक अबाउट शिखर धवन क्योंकि हमने एक बहुत टाइम पहले एक पॉडकास्ट बनाया था हु इज द बेस्ट बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। उसमें एक नाम हमने शिखर धवन भी डिस्कस किया था एंड हमने उस पॉडकास्ट में कंक्लूड भी किया था कैसे शिखर धवन हैंड्स डाउन आईपीएल का वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम है। डेफिनेटली। कितने लोगों को ये पता है कि शिखर धवन आईपीएल की ऑल टाइम हिस्ट्री का सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है जस्ट बिहाइंड विराट कोहली। राइट। कितने लोगों को पता है ये बात एंड क्या उसको उस लेवल का फेम मिलता है? आईपीएल तो चलो छोड़ दो, मैं कुछ इंडिया के स्टैट्स बताता हूँ ठीक है जो उसने इंटरनेशनल लेवल पे अचीव करे हैं एंड कितने लोगों ने ये सब करा है मुझे ज़रा बताना। ही हैज़ द बेस्ट इंडियन डेब्यू इन टेस्ट मैचेस। 187 रन उसने बनाए थे अपने टेस्ट मैच के डेब्यू पे और उसने 85 बॉल्स पे 100 मारी थी विच इज़ द फास्टेस्ट ऑन अ डेब्यू एवर इन टेस्ट क्रिकेट। मुझे इनिंग्स अच्छे से याद है, मैंने लाइव देखी थी इनिंग्स। मोहाली का मैच था, मतलब वो था कि भाई ये कौन सा बंदा है जो सीन पे इतना आके रोड कर गया भाई, इतना एक्सप्लोड कर गया। बिकॉज उसका डेब्यू थोड़ा लेट हुआ है। आई थिंक ही इज अ कपल ऑफ ईयर्स सीनियर टू विराट कोहली ऑल्सो एंड उसका डेब्यू काफ़ी बाद में है विराट कोहली के। तो इट ऑलवेज फेल्ट कि अच्छा ये बंदा थोड़ा सा mid-20s लेट 20s के आसपास आ रहा है एंड आई कुड बी वेरी वेल रॉन्ग बाय द, मुझे एज एग्जैक्टली याद नहीं है। बट इस बंदे ने आके क्या एक्सप्लोर करा है सीन के ऊपर एंड परहैप्स यू हैव फाइनली फाउंड ए लेफ्ट हैंडेड ओपनर जो कि मैं बहुत टाइम से चाहिए राइट आफ्टर गांगुली। तो वो रिकॉर्ड आज तक शिखर धवन होल्ड करता है। उसके बाद ये बहुत तगड़ा स्टार्ट था ओडीआईज में इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में जिन भी लोगों ने कम से कम 3000 रन मारे हो, क्योंकि एक वो फेयर डेटाबेस है 3000 से कम रन मारे तो मतलब आप एज अ बैटर क्या ही जज करोगे उसको। इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में ओडीआईज में जिन भी बैट्समैन ने 3000 से ज़्यादा रन मारे हैं उसमें शिखर धवन की 5th बेस्ट ओडीआई एवरेज है। 5th बेस्ट। सिर्फ 4 लोग उनके ऊपर हैं एंड वो 4 नाम भी सुनोगे तो फेयर रहेगा, सचिन, कोहली, रोहित एंड MS धोनी। इन 4 प्लेयर्स को हटा दो, ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री में जो नेक्स्ट बेस्ट एवरेज है वो शिखर धवन की है। क्रेजी भाई, बहुत इट इज नॉट इवन राहुल द्रविड़ हु हैज 10,000 प्लस रन्स। अनरियल है कि शिखर धवन का इतनी तगड़ी एवरेज थी, 44.11 की एवरेज थी बाय द वे। एंड ओडीआईज में इस इंसान के 1700 हैं, उसमें से 1200 इंडिया के बाहर आई है। ओ भाई साहब, ओवरसीज रिकॉर्ड देख रहे हो तुम? हाँ। 18 ओपनिंग पार्टनरशिप्स 100 ओपनिंग पार्टनरशिप्स इसने रोहित शर्मा के साथ करी हैं, जो कि ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री में सेकंड हाईएस्ट है। फर्स्ट पे कौन है गेस? विराट कोहली। विराट कोहली ओपनिंग थोड़ी करता है भाई। अच्छा, ओपनिंग में रोहित शर्मा नहीं, रोहित शर्मा तो बोल दिया। तो कौन है? शिखर धवन के साथ। तो कौन है ओपनिंग में? आई डोंट नो भाई। भाई सचिन तेंदुलकर भाई। अच्छा, ओके। सौरव गांगुली के साथ। इतना ज्यादा ऑब्वियस है क्या? और क्या भाई, सचिन तेंदुलकर ओपनर यार, क्या बात कर रहे हो। बट एनीवे, आईसीसी ओडीआई इवेंट्स मतलब कि वर्ल्ड कप एंड चैंपियंस ट्रॉफी, इन दोनों इवेंट्स को मिला दिया जाए, क्रिकेट की हिस्ट्री में बेस्ट एवरेज शिखर धवन की है। बेटर देन सचिन तेंदुलकर, बेटर देन विराट कोहली। 65.15 की एवरेज है। कोई आस पास, मतलब विराट कोहली बहुत मार्जिनली क्लोज है, कोई और पास भी नहीं आता है। जो बंदा विराट कोहली से बेटर एवरेज लेके चल रहा है आईसीसी इवेंट्स में, ऐसे इंसान का इतना अनसेरेमोनियस फेयरवेल होना कि कोई, मतलब 1-1.5 साल हो गया खेले हुए। आई थिंक 2023 की स्टार्टिंग से मुझे याद है जब वो शुभमन गिल की डिबेट शुरू हुई थी, जब धवन ने खुद आके कह दिया था कि मैं खुद भी सपोर्ट कर रहा हूँ, राइट, शुभमन गिल को ही चांस देता अपनी जगह पे अगर मैं सिलेक्टर होता तो।
ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं उसको खेले हुए, एटलीस्ट 1.5 साल तो हो ही गया। एंड IPL में भी मैं 100% श्योर हूँ जो वो इंजरी हुई थी उसको इस साल, वो आई एम प्रिटी श्योर वो रिकवर हो गया होगा, एंड उसके बाद बस बैठाया जा रहा था ज़बरदस्ती। उसको हर जगह से ऐसे एक इतना सैड एंडिंग मिली है फॉर अ गाय हु इज सो हैप्पी इन जनरल। मतलब मैं तो यही कहूँगा, उसके बाद वो इतना ग्रेटफुल था अपनी वीडियो में, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड एज एन इंडियन क्रिकेट फैन ऑल्सो, कि उस बंदे ने बिना किसी टैंट्रम्स के, बिना किसी कॉन्ट्रोवर्सी के, जब तक सर्व कर सकता था इंडिया के लिए करा, एंड अच्छे रिकॉर्ड्स होने के बावजूद जब उसको निकाला भी है तो बहुत ही ग्रेसफुली गया। आई थिंक सारे रिकॉर्ड्स हटा दे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है वो ICC टूर्नामेंट्स में ही है। एंड कितनी बार हम लोग कहते हैं कि हम लोग चोक कर जाते हैं एंड मोमेंट पे आके। आई थिंक शिखर धवन वाज, मतलब स्टार्टिंग में काफ़ी पहले से ही सबको लगा था कि ही इज़ वन ऑफ दोज फ्यू गाइज जो कि जब क्लच मोमेंट आएगा वो बंदा खड़ा होगा हमारे लिए। मुझे याद है कितने लोग कहते थे, आज भी कहते हैं कि अगर शिखर धवन 2019 वर्ल्ड कप में रुका होता है, वो हाथ पे वो इंजरी नहीं हुई होती, तो वर्ल्ड कप हमारे हाथों में होता शायद। और मेरे दिमाग में हमेशा यही बात रहती है, वही जो इंटरव्यू था उसका शुभमन गिल के साथ, क्योंकि ये बहुत रेयर चीज़ है एंड अक्रॉस ऑल स्पोर्ट्स, मतलब फुटबॉल, क्रिकेट, कोई भी, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, हाँ, सब में बहुत ज़्यादा रेयर चीज़ है कि एक बंदा जो खुद अवेलेबल है सिलेक्शन के लिए एंड जिसका ICC टूर्नामेंट्स में रिकॉर्ड मतलब अनपैरेलल्ड है। शुभमन गिल तो अभी स्टार्ट हुआ है करियर उसका, एंड उस टाइम पे भी वो समझ रहा है इस बात को, ग्रेटफुल है इस चीज़ के लिए कि उसने अभी तक इंडिया के लिए खेला है। सब चीज़ कंसिडर करके वो ये कह रहा है कि अगर मैं सिलेक्टर होता तो मैं भी शुभमन गिल को चांस देता हूँ, मैं पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि उसे पता है किस विजन के साथ चल रही होगी BCCI। एंड उस चीज़ को इतने बड़े प्लेयर होने के बाद भी इतने हम्बल होकर एक्सेप्ट करना एंड ओपनली, पहली बार एक्सेप्ट करना चलो कर सकता है कोई पर्सनली भी, बट ओपनली आके ये चीज़ कहना, वो शुभमन गिल के लिए कितनी बड़ी बात होगी। पहली बात तो एक यंगस्टर को आपने इतना अच्छा सपोर्ट दिया, प्लस आप खुद अपने करियर से कितना एट पीस होने चाहिए हो, अपनी लाइफ में कितना एट पीस होना चाहिए आपको, अगर आप ये चीज़ बोल पा रहे हो, तो वो सबके लिए एक, इवन वो एक स्पिरिचुअल लेवल पे वो बंदा थोड़ा एक एलिवेटेड लगता है हमेशा। उसके जितने पॉडकास्ट देखे मैंने, हमेशा वो थोड़ी अलग डिफरेंट टाइप की बातें करता है। तो शिखर धवन विल ऑलवेज बी वन ऑफ दोज फेवरेट क्रिकेटर्स ऑफ एवरी इंडियन क्रिकेट फैन। आई थिंक कोई इतनी आसानी से भुला नहीं पाएगा, स्पेशली बिकॉज वर्ल्ड कप्स में बंदा किस कंसिस्टेंसी से खड़ा था हमारे लिए। आई थिंक वही ना, जो एक टैग अटैच्ड रहेगा शिखर धवन के साथ, वो है मिस्टर ICC। हाँ, एंड वो टैग उसने अटेन करा इन दी जनरेशन ऑफ फैब 4 प्लस रोहित शर्मा प्लस डेविड वार्नर, ऐसे प्लेयर्स। लोग बाबर आजम का भी नाम लेंगे बट वो सेंसिबल लगता नहीं है। लास्ट थॉट से मैं यही कहूँगा शिखर धवन के लिए कि आई थिंक जब भी कोई ऐसा बड़ा प्लेयर रिटायर होता है ना, मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि एज अ क्रिकेट फैन यू वुड ऑलवेज होप कि वो बंदा बता के जाए कि ये मेरा लास्ट टूर्नामेंट होने वाला है और इसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लूँगा, फेयरवेल मिले प्रॉपर। हाँ, मतलब एटलीस्ट एक क्लोजर मिल जाता है। वैसे एकदम अनएक्सपेक्टेडली अगर आप रिटायर हो रहे हो, मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि इंडियन टीम में तो पता है कि अब जगह नहीं मिलने वाली, IPL का मेगा ऑक्शन आ रहा है एंड उसमें पता नहीं बिकता कि नहीं बिकता। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ लोग जो कहे मेरा लास्ट हो सकता है और फिर मैं एक और खेल जाऊँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इट कैन नॉट गेट वर्स देन पंजाब। हाँ, अगर पंजाब भी रिटेन नहीं कर रही तो फिर बहुत बुरा हाल है, मतलब राइट। तो उस चक्कर में आई थिंक उसको रिटायरमेंट लेना पड़ गया, वरना क्या पता वो एक सीजन और भी खींच सकता था यार। एंड सो टू एंड दिस वन, व्हेन डू यू थिंक धोनी इज रिटायरिंग? भाई साहब, ये क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट है। इन ऑल ऑनेस्टी आई थिंक ये लास्ट सीजन होगा। सही में यार, बहुत ज़्यादा अजीब होगा। आई थिंक सो। जैसी बातें चल रही है BCCI के IPL के रूल्स को लेके, और जैसा उसने खुद इंटरव्यू दे दिया था एशियन पेंट्स में कि रूल्स होंगे उसके हिसाब से देखा जाएगा, आई थिंक सो एक लास्ट सीजन मिलने वाला है उसे, धोनी को। एंड होपफुली मतलब टीम के पर्सपेक्टिव से आई होप कि ये लास्ट सीजन होता है, क्योंकि एक सीजन के लिए रिटेन करना बनता ही नहीं यार। हाँ, नहीं बनता, बट CSK, धोनी, मॉनेटरी वैल्यू, BCCI सब इन्वॉल्व है। एंड मुझे बस वही लगता है ना कि एक वो जो एंडिंग थी 2023 में, वो परफेक्ट एंडिंग थी। जिस तरीके से उसे साइन ऑफ करा था कैमरा पे, वो देख के लग रहा था भाई ये खत्म होने वाला है। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि एक इतने बड़े लेजेंड है इंडियन क्रिकेट के, उनको इतना अच्छा फेयरवेल मिला है। पूरी 2 घंटे ऐसी 2 महीने ऐसी वाइब बना दिया आपने कि
सबसे सेलिब्रेटेड इंडियन क्रिकेटर रिटायरमेंट के टाइम पे, एंड देन वो अगली सीजन आता है और एक सीजन बाद लोग क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, यार इसे पहले रिटायर कर जाना चाहिए था और अभी थोड़ा जगह खा रहा है। तो ये जो बात आ गई है ना कि अब कि ये जगह खा रहा है क्या दूसरे लोगों की, वो एज अ फैन बुरा लगता है, फैन बुरा लगता है क्योंकि वो बात होंगी तो होंगी। एंड वही है ना कि जब तक रिस्पेक्टफुली हो तब तक आप तब भी समझ सकते हो, बट वही है ना कि रिस्पेक्टफुली जो बंदा कह रहा है ना उसमें लॉजिक भी है थोड़ा, एंड वो चीज़ देख के थोड़ा गंदा लगता है और फील करके गंदा लगता है कि यार ये हाँ शायद एक्चुअली में सच कह रहा है। तो इसलिए आई वॉन्ट कि ये होपफुली ये लास्ट सीजन होता है धोनी का, एंड आई थिंक इसके बाद रिटायर कर जाएगा। मेरा तो यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर इफ ही चूजेस टू प्ले देन एटलीस्ट प्ले फॉर 2 सीजन्स। सिर्फ एक सीजन के लिए अगर आप खेल रहे हो और आप रिटेन होके किसी और की जगह खा रहे हो, वो बहुत अनफेयर है। कम से कम 2 साल तो देने चाहिए। वैसे तो मोस्ट लाइकली मेगा ऑक्शन अब 5 साल के बाद हुआ करेगा, बट आई थिंक आइडियली अगर आप खेल रहे हो तो 5 में से एटलीस्ट 2 साल तो दे दो। 5 साल तो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है धोनी के लिए खुद भी सोचना, बट अगर आप खेल रहे हो तो मेरे ख्याल से 2 साल दे दो। एंड उसमें भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपको प्लेइंग 11 में ही रहना है, जैसे भी टीम फिट बैठे, बट एटलीस्ट मेक योरसेल्फ अवेलेबल इफ यू आर प्लेइंग। रिटेंशन, इमेजिन रिटेंशन होता है जस्ट फॉर धोनी, वो रूल चेंज करा जाता है, सीएसके रिटेन भी करते हैं, सिर्फ 1 साल के लिए वो खेलते हैं। तो वो जो अल्टीमेट मॉनेटरी और ब्रांड वैल्यू का जो हिट आना था वो 1 साल बाद आ जाएगा, लेकिन आएगा तो तब भी। तो अब क्या आप चीज़ पोस्टपोन करना चाह रहे हो एग्जैक्टली, कोई लॉजिक है नहीं इस चीज़ का। सो आई होप कि शिखर धवन के एग्जाम्पल से लर्न करके एक वाइज डिसीजन लिया जाता है। रिस्पेक्ट टू शिखर धवन, फॉरएवर अ लेजेंड। बट अब चलो बातें करते हैं हम फुटबॉल के बारे में, राइट। एंड पहले मेरी टीम की बातें करेंगे, बार्सिलोना के बारे में। एज अ मैड्रिड फैन क्या लग रहा है तुम्हें ये परफॉर्मेंस देख के बार्सा की इन दोनों मैचेस में, स्पेशली सेकंड मैच? दे हैव स्टार्टेड रियली वेल। आई थिंक काफी अच्छा स्टार्ट किया, एंड बहुत अच्छी चीज ये है कि वो लोग रिजल्ट निकाल ले रहे हैं। पहला जो मैच था उसमें इट वाज नॉट लाइक कि भाई कुछ ज्यादा ही सुंदर गेम खेल गए और ऐसी चीज दिख गई कि ये तो 2019-20 बायर्न म्यूनिख की याद आ गई, वैसी चीज नहीं थी। बट द थिंग इज कि जब आप एक इनिशियल स्टेजेस में होते हो, जब आपके फर्स्ट फ्यू मैचेस होते हैं, उसके अंदर बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि आप कुछ ना कुछ करके जीत जाओ, चाहे आपके टैक्टिक्स फुली इंप्लीमेंट हो या ना हो। रिदम बननी चाहिए और प्लस वो 3 पॉइंट की वैल्यू सबको पता है। जिस तरीके से मैड्रिड अपनी पूरी समर विंडो प्रिपेयर करी थी, इस टाइम पे जो टीम है उसको कॉम्पीट करने के लिए आपके ऑलरेडी क्लब के अंदर बहुत मेस है ऑलरेडी। काफ़ी ऐसे प्लेयर्स है जो कि हो सकते हैं हांसी फ्लिक ना चाहता हो देना, बट भाई देना पड़ रहा है। वितोर रॉकी अभी जा चुका है भाई, जिनको नहीं पता। रियाल बीटिस वो भी 2 सीजन के लोन के लिए, ऑफिशियल हुआ है रिकॉर्डिंग के टाइम, 2 सीजन के लोन के लिए, और फिर ऑप्शन टू बाय भी है। तो वही मुझे लगता है कि मतलब ऐसे काफी डिसीजंस है। डैनी ओल्मो भाई साहब रजिस्टर ही नहीं हो पा रहे, सब जाने दी उसके बाद भी रजिस्टर नहीं हो पा रहे। इसके लिए अपेरेंटली इसके ऊपर चलो बात करेंगे आगे, ये पॉइंट है मेरे। सो मुझे लगता है कि ऐसे इतने क्योटिक सिचुएशन में जब फैंस खुद क्वेश्चन कर रहे हैं, आज का रफाएल याओ की न्यूज़ देखता हूँ मैं ट्विटर पे, और नीचे सारे बार्सा फैंस कहते हैं भाई कैसे बेवकूफ़ हो तुम लोग क्यों फालतू की न्यूज़ फैला रहे हो। मतलब इस टाइम पे बार्सा फैंस इतने फेड अप हो चुके हैं कि उनके ऐसे ही रिएक्शन होता है रफाएल याओ के ट्रांसफर पे। सब लोग ये सब नीचे आए कह रहे कि भाई डैनी ओल्मो रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहा, और तुम लोग कह रहे हो कि हम लोग एक रफाएल याओ ले आएंगे। तो आई थिंक सब लोग काफ़ी फेड अप है इस टाइम पे पूरी ट्रांसफर विंडो सिचुएशन से। एंड उसमें अगर उनका क्लब जो है वो जीतता है तो एक वो सिंगल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होती है। इस पॉइंट को ना और डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे वीडियो में आगे। अभी 5-6 पॉइंट पे कवर करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट जो मेरा होने वाला है ना, लेट्स स्टार्ट आउट ऑन अ पॉजिटिव नोट। सेकंड मैच क्योंकि स्पेशली बार्सा ने जो डोमिनेट करा है, मजा आ गया देखकर, प्लस वो एथलेटिक के अगेंस्ट था बिल्कुल। एंड मैं यहीं पे हांसी फ्लिक के बारे में पहले पॉइंट में बात करना चाहता हूँ। हमने पिछले साल ही देखे हैं, अभी बहुत सारे वो प्लेयर्स जो हैं बहुत ऑफेंड हो जाएंगे इस बात को लेके। एंड वही है मतलब कि आंखों में पट्टी लगी होती है तो दिखती नहीं चीज़ें कई बार। चावी बहुत बड़ा लेजेंड है हमारा एज अ प्लेयर, भाई फॉरएवर इंडेटेड टू चावी फॉर द थिंग्स दैट ही हैज डन फॉर बार्सिलोना। बट लास्ट सीजन जो क्राई बेबी नेचर दिखाया गया था, जो लूजर मेंटालिटी दिखी थी हम लोगों को, वो अनएक्सेप्टेबल होनी चाहिए टॉप क्लब के लिए जैसे कि बार्सिलोना है। कॉन्ट्रास्ट इट विद हांसी फ्लिक। अराहो इंजर्ड है, डियोंग इंजर्ड है, पेड्री पहले मैच में स्टार्ट करने को प्रिपेयर्ड नहीं था, गावी इंजर्ड है, आंसू फाटी इंजर्ड हो रखा है। ट्रांसफर मार्केट में जो आपने एक अच्छी साइनिंग करी है वो रजिस्टर नहीं हो पा रहा है। निको विलियम्स पे आपकी होप्स थी, वो आया नहीं। एक एक्सक्यूज सुना तुमने अभी तक हांसी फ्लिक से? आई थिंक वो है ना, अभी तक नहीं सुनी। मतलब अभी तो हम एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए कि वो अभी तो आया क्लब के अंदर, जिस लोगों ने उन्हें हायर किया है इतनी जल्दी तो आके नहीं बोलेगा। आई रिमेम्बर चावी भी अपने स्टार्टिंग इवन 1 साल के अंदर
काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिंग था, सबको लग रहा था कि यार इसलिए ये बंदा होना चाहिए, क्योंकि जैसी हालत है सिचुएशन की, जैसी हालत है क्लब की इस टाइम पे, जो सिचुएशन है उसके अंदर एक ऐसा बंदा ही काम कर सकता है जो कि फालतू में रोना ना गाए कि भाई हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा। यार एक बात बताओ, पहली बात तो चावी कंटिजेंसी में आया था जब मिड सीजन किसी और को सैक किया गया था, कोमन को। ही ऑल्सो गॉट प्लेयर्स लाइक ओबामेयांग, अडामा ट्रेओरे, जो कि वो लूक डियोंग, जो कि एक शॉर्ट फिक्स थे लेकिन थे। हांसी फ्लिक को ऐसे कितने प्लेयर मिले? इनफैक्ट जो स्टार्टिंग टीम के प्लेयर्स हैं वो भी इंजर्ड हैं। पहला मैच बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं था। उसने एक बार भी ये कहा कि जब हमारे अभी जो मेन प्लेयर्स हैं वो नहीं है इसलिए हम सफ़र कर रहे हैं। हर चीज़ वो ये कह रहा है कि भाई मैं टीम से बेटर एक्सपेक्ट करता हूँ, इन सेट ऑफ प्लेयर से बेटर एक्सपेक्ट करता हूँ। भाई बर्नाल जो प्लेयर है, कितने लोगों को पता था इस सीजन से पहले? उसको स्टार्ट करा रहे हो आप, राइट। कितनी गट्स चाहिए करने के लिए? डियोंग नहीं है, क्रिस्टियनसन नहीं है फिट स्टार्ट करने के लिए, गुंडोगान चला गया भाई आते ही। मेरे ओपिनियन में बहुत ज़्यादा रीजंस थे हांसी फ्लिक को कंप्लेन करने के लिए। उस बंदे ने अभी तक चूं भी नहीं करी है। जो रिसोर्सेज हैं उनको सही से यूज़ करके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो पहले 2 मैचेस हैं, दिस बार्सिलोना लुक्स फार बेटर दैन द बार्सिलोना ऑफ लास्ट सीजन। कोई डाउट ही नहीं है। आई थिंक आई गिव हिम दैट कि उसने ये नहीं बोला कि मेरे मेन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है इसलिए हम लोग जीत नहीं पा रहे। तो वो चीज़ तो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि बेसिक एकदम बेस लेवल पे जो मेंटालिटी है वो ऑब्वियसली हांसी फ्लिक की थोड़ी बेटर होगी। बहुत एक्सपीरियंस मैनेजर है, काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस डील कर चुका है। बट वो भाई अगर वो ट्रांसफर वाली बात होगी तो आई थिंक इधर वे उसके खुद के लिए इट इज़ टू सून। अगर वो क्लब के अंदर आते ही क्लब के अगेंस्ट ही बोलने लग जाएगा तो फिर पहली बात खराब हो जाएगी। यार मेरा बेसिकली पॉइंट ये है कि आई एम प्रिटी श्योर उसने जब साइन करा होगा कॉन्ट्रैक्ट तो कुछ अग्रीमेंट्स पे करा होगा, कुछ टर्म्स पे करा होगा, एंड आई एम प्रिटी सर्टेन कि उसमें से काफ़ी चीज़ें फुलफिल तो नहीं हो सकता है। हाँ, ट्रांसफर मार्केट में तो स्पेशली तो बहुत ईजी होता है एक बंदे के लिए कुछ एक्सक्यूज देना, वो नहीं दे रहा। ऑफकोर्स जो तुम कह रहे हो वो सही हो सकता है कि आज से 5 महीने बाद एकदम से सिचुएशन पलट जाए। चावी के लिए भी किसने सोचा था कि ऐसे पलटेगा? टॉर्चर जो होता है क्लब के अंदर मैनेजर के साथ, हो सकता है कि भाई अगले 2 साल में आपको हांसी फ्लिक भी कहता वो देखे, कैमरा पे दिख रहा है कि सब रिग्ड है, सब तो दिख जाए चावी की तरह। बट द साइंस आर प्रॉमिसिंग। एंड जो मेरा मेन पर्पस था हांसी फ्लिक को लाने का कि मेंटालिटी तगड़ी होनी चाहिए और कुछ होना हो, वो मुझे होता हुआ दिख रहा है। तो वो चीज़ है तो ठीक है ना, टैक्टिक्स बाद में फॉलो कर लेंगे। आदमी दिमाग से पहले सही होगा ना, फील्ड पे परफॉर्मेंस अपने आप इंप्रूव होगी। तो कुडोस टू हांसी फ्लिक फॉर दैट अंटिल नाउ। सेकंड पॉइंट, मैं 2 प्लेयर्स के बारे में पर्टिकुलरली बात करना चाहता हूँ यहाँ पे। पहली बात तो कुंडे, एक ऐसा बंदा जो कि प्रॉमिस पे आया था चावी के अंडर कि आपको एक सेंटर बैक बनाया जाएगा, बट देन ही वाज फर्स्टली फोर्स्ड टू प्ले एज अ राइट बैक क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे थे। देन सेकंड सीजन में उसको बना ही दिया राइट बैक, जिसमें खुश नहीं था एक्चुअली में। बट इस सीजन जो स्टार्ट दिया उसने, इवन लास्ट सीजन के एंड में जितना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है बंदा, अभी इस मैच की बात कर लो, निको विलियम्स के 0 ट्रिबल्स थे भाई। हाँ, कुंडे ने पॉकेट करा है पूरा। मुझे एंड कुंडे वही है, ही इज नॉट अ प्रॉपर फुल बैक जो कि आगे जाके क्रॉसेस भी डाल रहा है एंड एथलेटिक है, आगे देख के ही नहीं लगता उसको कि वैसा टाइप का है। हाँ, बट जिस तरीके से उसने अपने आप को ढाला है राइट बैक के रोल के अंदर, एंड हांसी फ्लिक भी जैसे उसको यूटिलाइज कर रहा है, भाई बहुत बढ़िया एक प्लेयर निकल के आ सकता है इस सिस्टम के अंडर। काइंड ऑफ हमने किमिच को भी देखा था ऐसे करते हुए राइट बैक पे 4-2-3-1 में 19-20 में। बट कुंडे अपनी एक एलिमेंट लेके आएगा टीम में। आई थिंक ही हैज बीन ग्रेट। मैं भी कुंडे के लिए यही कहूँगा क्योंकि हांसी फ्लिक का जब सिस्टम देखोगे तो उसमें आपको प्रॉपर वैसे फुल बैक्स चाहिए होते हैं जो कि आगे जाके गुड ऑन द बॉल क्रॉसेस डाल सके अच्छे से। एंड कुंडे अगेन ऑफेंसिवली में भी अभी भी उस लेवल पे नहीं है जितना होना चाहिए एक फुल बैक को, बट उस चीज़ के लिए मेकअप कैसे करता है वो बंदा। इवन यूरोज में देखने को मिला था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उसकी। तो मुझे लगता है कि एज एन ओवरऑल प्लेयर आपको हमेशा चाहिए होगा ऐसे टाइप का प्लेयर जो कि अपनी पर्सनल विश जो है, अपनी पर्सनल जो उसकी प्रेफर्ड पोजीशन है वो सैक्रिफाइस करके दूसरी जगह खेल के भी डिलीवर कर रहा है। बिल्कुल सही बात। एंड जो सेकंड प्लेयर जो मैं बोलना चाहता हूँ इसी पॉइंट में वो है हमारे लेवेंडोस्की। पता नहीं इससे मुझे लग रहा है कि किसी और को भी लगता है ये, पर जब से हांसी फ्लिक आया है ऐसा लगता है कि लेवेंडोस्की की शॉट पावर बढ़ गई है क्या भाई। पिछले मैच में उसने 2 गोल मारे थे, इस मैच में उसने 1 गोल मारा। क्या गोल मारा पहली बात तो, एंड 2-3 बार पोस्ट को हिट भी करा उसने। His involvement in the game is far superior than what it was under Xavi. कोई डाउट ही नहीं इस बात पे। एंड जिस तरीके से उसने रिजुविनेट करा है लेवेंडोस्की को, भाई मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कोई बड़ी बात नहीं, अगर पिचिची जीतता है तो इस साल। एंड आई थिंक द थिंग इज कि
चावी के अंडर वो उस लेवल पे इतनी जल्दी इतने सारे चांसेस नहीं बन रहे थे. चांसेस बन रहे थे तो एट टाइम्स आइसोलेटेड चांसेस बन रहे थे, इन द सेंस कि लेवेंडोस्की से अगर बॉल आई बॉक्स के अंदर तो किसे पास देगा? कोई पास में है ही नहीं उसके. अब यहाँ पे अगर 5-6 प्लेयर्स आगे बॉम्बार्ड करे गए हैं तो उसके पास हमेशा एक पासिंग ऑप्शन अवेलेबल होगा, जिसके चलते 1-2 करके कुछ ना कुछ वो चांस बना ही लेगा अपने लिए. इसमें भी आज उस साइड एक हैट्रिक हो सकती थी उसकी पोटेंशियली. सो ये तो डेफिनेटली है कि उसका इन्वॉल्वमेंट काफ़ी बढ़ गया है गेम के अंदर एंड उसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी स्कोर करने के लिए. भाई लेवल अप करा है बंदा. मैं तो ये भी नहीं कह रहा सिर्फ कि अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलेंगी तो टैप इन मारता रहेगा. हिज ओवरऑल गेम हैज़ लेवल्ड अप एंड आई थिंक काफ़ी अच्छी बात है ये. बट वो पिचिची वाला, हाँ डेफिनेटली अगर लेवेंडोस्की जीता है तो कोई किसी को सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस लेवल से खेल के आ रहा है वो, मैं वही कहने वाला था. बट वाई आई थिंक कि अल्टीमेटली नहीं जीतेगा, इट इज़ बिकॉज कि सीजन स्टार्ट हुआ, अभी 2 मैचेस हुए हैं. क्या वो लगातार वो 38 गेम्स के लिए कंसिस्टेंसी रख सकता है? वो मुझे लगता है क्योंकि 34 का हो चुका है वो, 34 या 35 शायद, या सून टू बी 35. तो अब जो लेवल है उसका वो गिरने ही वाला है अनफॉर्चुनेटली, जैसी एज जा रही है. भाई मेरा पॉइंट वही है कि वो तो एक नेचुरल बॉडी डिक्लाइन जो हो रही है वो तो हो रही है, बट एक जो स्किल में जो अप लेवल होता है ना, एंड वो बहुत हद तक बैक डे मेंटालिटी से. जब वो हांसी फ्लिक आया तो ही सॉ फेमिलियर फेस. आई थिंक अच्छी चीज़ ये है कि अगर एक बंदा एज कर रहा है तो उसे मे बी जिसमें पहले 2 चांसेस में वो 1 गोल मार देता था, अब शायद 4 चांसेस में 1 गोल मारेगा. पर 4 मिल तो रहे चांसेस, 4 चांसेस मिल रहे हैं. ऑन द अदर हैंड अगर मैं एक सिमिलर प्लेयर की बात करूँ, रोनाल्डो को, जिस टाइप के उसके डिसीजंस थे, जैसे क्लब्स में हो गया, एंड में आते आते उससे अपने चांसेस ही नहीं मिल रहे थे तो गोल क्या मारेगा? तो आई थिंक लेवेंडोस्की के साथ ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जिस टाइप का मैनेजर है, पहली बात तो बहुत फेमिलियर है उसके साथ, वो ऑलरेडी खेला हुआ है, पोटेंशियल बैलेंड और विनिंग सीजन दिया था उसके साथ. हांसी फ्लिक को पता है कैसे यूटिलाइज करना उसे, तो एकदम वो मैच फिट बैठा हुआ है एकदम. रोनाल्डो ने सिस्टम हैक कर लिया ना. अगर चांस नहीं मिल रहा तो पूरे गेम का लेवल ही नीचे कर दो किसी और लीग में जाकर. जोक. बट चलो नेक्स्ट जो पॉइंट होने वाला है, एंड जो तुमने अभी कहा कि लेवेंडोस्की को बहुत ज़्यादा चांसेस मिल रहे हैं क्योंकि प्लेयर्स उसके पास हैं, इसमें बहुत बड़ा रोल है रफीनिया का. और मैं रफीनिया की स्पेसिफिकली बात करना चाहता हूँ बिकॉज एक बंदा जो कि एक राइट विंगर की तरह आया था टीम में, वो इस वक्त राइट विंग को छोड़ के हर जगह खेल रहा है. वो एक अटैकिंग मिडफील्डर की तरह खेल रहा है जिसको बहुत ज़्यादा वर्क रेट देना पड़ रहा है पीछे आके भी एज अ मिडफील्डर. वो लेफ्ट विंग पर भी कभी कभी खेला है जब फेरान टोरेस सब आउट हुआ है. उस बंदे ने एक बार कंप्लेंट नहीं करी. एंड पता मैं खुद बहुत बड़ा मतलब बहुत क्रिटिकल रहा हूँ रफीनिया को लेके. मुझे वो प्लेयर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट मैंने ये खुद भी कहा था कि लास्ट सीजन ही वाज सरप्राइजिंगली वन ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर्स. एंड इस साल मुझे सबसे अच्छी चीज़ उसकी पता क्या लग रही है, उसके ऊपर इतने रूमर आए कि इसको बेच सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. इस इंसान ने भी कोई चू नहीं करी. इसने चुप करके अपनी परफॉर्मेंस दी है और इस वक्त सारे फैंस उसको अपलॉड कर रहे हैं. एज यू सेड लास्ट सीजन में जब कोई गोल नहीं मार रहा था तो रफीनिया ही गोल मार रहा था. मैं कह रहा हूँ तुम गोल ना भी मारो, एटलीस्ट वो क्रिएट तो कर रहा था कुछ. बाकी लोग तो सो रहे थे भाई. वो बंदे का पूरा रोल चेंज कर दिया. वो पिछले साल राइट विंग पे वन ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर्स था, बट क्योंकि अब आपको यमाल को भी फिट करना है तो आपने यमाल जो कि उससे आई एम थिंकिंग 10 साल छोटा है, शायद 26-27 का रफीनिया. हाँ डैम, 10 साल छोटे बंदे को आपने प्रायोरिटी दी उस पोजीशन पे. ईगो हटा के रफीना ने एज एन अटैकिंग मिडफील्डर खेला सेंट्रली. एंड जो वर्क रेट दे रहा है, हांसी फ्लिक ने बहुत तारीफ करी उसकी कि मेरे सिस्टम के लिए रफीना ऐसा प्लेयर बहुत तगड़ा है इस वक्त, क्योंकि वो मुझे जितनी वर्क रेट देता है, जितनी प्रेसिंग देता है, वो अनपैरेलल्ड है. एंड तभी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर ट्रांसफर विंडो में जैसे रूमर्स हैं कि एक लेफ्ट विंगर आने वाला है, एंड डैनी ओल्मो का आप जैसे लाए उसे स्टार्ट तो आपको कराना ही पड़ेगा. एज सून एज ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाती है, रफीनिया कहाँ पे खेलता है, क्योंकि यमाल तो बैठने नहीं वाला, स्पेशली आफ्टर व्हाट ही हैज डन इन दिस मैच. ओके, सो लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे. बट रफीनिया को यार यू हैव टू अपलोड, आपको पसंद हो ना हो, लेकिन उस बंदे ने करके दिखाया है बिल्कुल. एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, बिफोर यू मूव ऑन टू द डैनी ओल्मो सिचुएशन, वो मैं 2 प्लेयर्स की बात करना चाहता हूँ. 2 यंगस्टर्स हैं हमारे, पेड्री एंड यमाल. पेड्री ने भी लास्ट मैच में बहुत अच्छा खेला है, एंड यमाल का तो चलो मैं पता ही, जो गोल मारा उस बंदे ने थोड़ा डिफ्लेक्शन था, बट क्या भाई प्लस वो टिपिकल वो था भाई. मतलब आई थिंक उसके अभी तक के पूरे करियर के 90% ऑफ गोल्स ऐसे हैं टिपिकल. वो लेफ्टी गोल है, कट इन करके एकदम से कर्लर मार देगा, प्रॉपर मेसी वाला है. यमाल तो डेफिनेटली आई एक्सपेक्ट हिम टू गिव मच बेटर आउटपुट देन लास्ट सीजन. ये लास्ट सीजन में पूरा थ्रू आउट द सीजन स्टार्ट भी नहीं करा था. इस साल वो एक बहुत ही बड़ा प्रोमिनेंट फिगर होने वाला है. एंड वंस अगेन ये सब लोग हांसी फ्लिक के सिस्टम के लिए बहुत इंटीग्रल होने वाले हैं. बहुत बड़ा रोल होगा इन लोगों का.
बट पेड्री ऑल्सो जिस तरीके से वो खेला है, कल एक डिफरेंट रोल में था, वो एक अटैकिंग मिडफील्डर नहीं था, उसको एक डबल पिवट में रखा हुआ था, वहां से ऑफकोर्स वो आगे जा सकता है, बट स्टार्टिंग पॉइंट उसका मच डीपर था। एंड इस रोल में हम लोगों ने उसको चावी के अंडर भी देखा हुआ है इन अ 3-2-4-1, बट उसमें भी उसकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी। अब ऑफकोर्स हमारे पास अभी बहुत बड़ा डेटाबेस नहीं है जज करने के लिए। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न सिर्फ यही रहेगा, जब गावी आ रहा है, जब फर्मिन लोपेज वापस आ गया है, जब अपना डियोंग वापस आ जाएगा, क्रिस्टेंसन वापस आ जाएगा, डैनी ऑल्मो खेलने लग जाएगा, क्या पेड्री की जगह बन रही है स्टार्ट होने की उस जैसे टैलेंटेड प्लेयर की, जो कि कैप्टन भी है अभी टीम। हाँ कैप्टन है, राइट। आई थिंक बहुत डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि आई थिंक गावी जब आ जाएगा वो नो ब्रेनर है भाई, वो स्टार्ट करने वाला है। प्लस हांसी फ्लिक जैसे सिस्टम में आई थिंक वो ना हांसी फ्लिक के सिस्टम में क्रिएटिविटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके वर्क रेट को दी जाती है, तो गावी जैसा वर्क रेट तो कोई ला ही नहीं सकता, तो इधर आई थिंक गावी तो स्टार्ट करेगा ही करेगा। पेड्री का वही सिचुएशन इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि स्पेन में भी वो स्टार्ट कर रहा था, डैनी ओल्मो बाद में आया था, बट अगर डैनी ओल्मो आके कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रहा है जो कि एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे एक 60 मिलियन की साइनिंग से, तो कहाँ एग्जैक्टली खेलने वाला है पेड्री, क्योंकि फिर वो लेफ्ट विंग राइट विंग जो हमने देखा था पेड्री बीच में, इवन गावी बीच में, चावी के अंडर वो लेफ्ट वाली पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे थे, अब तो वो भी नहीं कर सकते अगर विंगर ही आ जाएगा तो। राफिनिया भी बेंच पे बैठा हुआ है, टोरेस भी बेंच पे बैठा हुआ है, तो इतनी ज़्यादा अवेलेबल है आपके पास ऑप्शन, उसके बाद पेड्री कैसे फिट इन होगा, क्या फिट इन करने का एग्जैक्टली सेंस बनेगा भी, क्योंकि जितनी फ्रीक्वेंटली वो इंजर होता है, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत अच्छा फॉर्म चल रहा हो फिर इंजर हो जाए 3-4 महीने के लिए। तो आई होप कि पहली बात तो फिट रहता है, सेकेंडली उसके बाद देखा जाएगा कैसे फिट इन हुआ, क्योंकि एक पेड्री जैसा प्लेयर जो कि इतना क्लासी है इस टाइम पे उसकी जगह भी पक्की नहीं है बारसा में। ये एक तरीके से अच्छा भी है बारसा के लिए क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट गंदा पेड्री के लिए काफ़ी ज़्यादा, उसके करियर के लिए काफ़ी गंदा है, एकदम से इतना डीरेल हो गया, तो ये चीज़ तो है। एंड अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि डैनी ओल्मो की सिचुएशन क्या है एंड कैसे वो फिट इन होगा टीम के अंदर। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जो तुम कह रहे हो कि रफीना बेंच पे होगा, मुझे नहीं लगता बेंच पे होने वाला है, क्योंकि हांसी फ्लिक एक 4-2-3-1 तो खिलाता ही है, जो आगे के 4 प्लेयर होते हैं ना उसमें अटैकिंग मिडफील्डर वाले रोल पे एक मिडफील्डर नहीं होता। ओके, बायर्न म्यूनिख में भी इट वाज थॉमस मुलर, वो 4 फॉरवर्ड्स को लेता है और एक फॉरवर्ड को थोड़ा पीछे खींच देता है, मोर लाइक अ सेकंड स्ट्राइकर। तो वो अल्ट्रा अग्रेसिव अप्रोच के चक्कर में ना एक मिडफील्डर को अटैकिंग मिडफील्डर के रोल में नहीं रखेगा, वो एक फॉरवर्ड को अटैकिंग मिडफील्डर के रोल पे रखता है मोस्टली। एंड मुझे ऐसा लगता है कि रफीना जो वर्क रेट दे रहा है, जितना अच्छा खेल रहा है, उसको सेंट्रली ही खिलाया जाएगा। फरान टोरेस उतना अच्छा नहीं खेल रहा अभी, शायद डैनी ओल्मो एज ए लेफ्ट विंगर खेले। मुझे नहीं लगता कि डैनी ओल्मो को, काफ़ी लोग बोल रहे हैं इस वक्त कंटेंट की फील्ड में भी कि उसको सेंट्रली खिलाया जाएगा, बट देन क्या आप मुझे ये कह रहे हो कि रफीना लेफ्ट विंगर खेलने वाला है, जो कि क्या सेंस है उस बात का? एंड यहाँ बेंच पे बैठेगा, कोई सेंस नहीं है बेंच पे बैठने का भी। नहीं, मतलब आई थिंक इसका अनफॉर्चुनेटली सोल्यूशन खुद डेको और लापोर्ता दे देंगे। अगर वो लोग फिर से, उन लोगों ने बोल दिया है कि हम लेफ्ट विंगर साइन करने वाले, और अल्टीमेटली अगर नहीं करा तो नेचुरली फिट इन हो जाएंगे। भाई एक सेकंड, ये डेको और लापोर्ता जो बकवास करते रहेंगे, कोई सेंस है इनकी बातों का? इनसे ये डैनी ओल्मो रजिस्टर तो हो नहीं पा रहा। मैं तो अब कह रहा हूँ निको विलियम्स ने भी सही करा नहीं आकर। हाँ भाई एक प्लेयर रजिस्टर नहीं हो रहा, तुम किस मुंह से गारंटी दे सकते हो निको विलियम्स की को कि वो साइन हो जाता बारसा में, रेगुलरली थ्रू द सीजन खेलता? हाँ, ये भाई 2 लीग मैचेस खत्म हो चुके हैं 38 में से, डैनी ओल्मो अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ। ऐसा बोला जा रहा है कि अभी 2-3 सेल्स होंगी तब होपफुली इनफ पैसा होगा कि बारसा डैनी ओल्मो को रजिस्टर कर पाए। कोई बड़ी बात नहीं है कि अभी 2-3 मैचेस और लग जाएं उसको साइन करने में, पहला पूरा महीना आपका निकल जाए खाली विदाउट एनी एक्शन बारसा पे। ऐसे में कोई प्लेयर क्यों आना चाहेगा? ये सेम सिचुएशन नहीं हो रही जो मेसी के साथ हुई थी, राइट, जब वो इंटर में भी चला गया था, कि कोई गारंटीज ही नहीं है भाई, कोई प्लान ही नहीं दिख रहा मुझे अपने सामने कि मुझे कैसे साइन करोगे आप, तो मैं कैसे आप पे ट्रस्ट कर लूँ? तो निको विलियम्स का तो मैं कहता हूँ कि भाई ठीक ही करा तूने, 1 साल रुक कर, देखो नहीं कर पाता रजिस्टर। एंड दूसरी बात, अगर डैनी ओल्मो रजिस्टर नहीं हो पा रहा तो दूसरे प्लेयर को आपने साइन कर भी लिया, अब उसके वेजेस को एडजस्ट कैसे करोगे बिल के अंदर? कहाँ से कर लोगे? और फिर उसका अभी 1 महीना डैनी ओल्मो को लगा, फिर 1 महीना और लेंगे ये लोग दूसरी साइनिंग रजिस्टर। एग्जैक्टली, तो कोई सेंस ही नहीं है इस बात में बिलीव करने का कि डेको और लापोर्ता ने कह दिया हम एक और प्लेयर साइन करेंगे, लेफ्ट विंगर साइन करेंगे। अगर आप करोगे तो आप एक कोई घटिया सा ही विंगर साइन करोगे, जो कि एक बहुत ही शॉर्ट टर्म फिक्स होने वाला, तो साइन क्यों ही कर रहे हो? इससे अच्छा डैनी ओल्मो को खिला दो भाई लेफ्ट विंगर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 सीजन और झेल लेंगे,
इतने 2-3 साल से वो चलता ही आ रहा है। बट स्पेसिफिकली ऑन डैनी ओल्मो, इट इज क्वाइट सैड टू सी वो जिस सिचुएशन में है अभी। उस बंदे ने बिना कुछ सोचे हाँ करा बारसा को, जहाँ पे वो बचपन में खेला भी है, एंड अभी उसको टीम चाहती है खिलाना। अभी हम लोग को फरान टोरेस को खिलाना पड़ रहा है, जो कि ऑनेस्टली नहीं चल रहा अभी लेफ्ट विंग पर। उसकी पोजीशन राइट विंग ही है। एक प्लेयर, एक ऐसी पोजीशन का प्लेयर जो कि आपको जरूरत है जिसकी, वो आप खिला नहीं पा रहे हो क्योंकि आप रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो। इससे ज्यादा शर्मनाक चीज एक बड़े क्लब के लिए कुछ नहीं हो सकती। ऐसे में आप डैनी ओल्मो को क्या ही बोलोगे? राइट। मतलब मेरे हिसाब से भी डैनी ओल्मो ने आके थोड़ी सी मिस्टेक ये कर दी कि उससे शायद प्रॉपरली देखा नहीं, या फिर हो सकता है लापोर्ता ने फॉल्स प्रोमिसेस करे अगेन कि हम रजिस्टर कर लेंगे एंड अल्टीमेटली नहीं कर पा रहे। देखो रजिस्टर तो हो ही जाएगा अल्टीमेटली। हाँ बट ऐसा तो हो नहीं सकता कि रजिस्टर हो ही नहीं हो तो जाएगा ही, बट वही है ना, आपने मिस कर दिया भाई इतने मैचेस, तो वो चीज़ तो है। एक लॉन्गर ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स में अगर आप 3-4 मैचेस मिस कर भी रहे हो 10 साल के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। एक प्रोफेशनलिज्म होता है, प्रोफेशनलिज्म का कोई एक्सक्यूज नहीं है। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स को देख के ये कहोगे कि मैंने 3-4 मैचेस मिस कर दिए। 3-4 मैचेस कुछ नहीं होते 10 साल के अंदर। बट हाँ, प्रोफेशनलिज्म बेटर होना चाहिए था। बट नॉनदलेस बारसा ने बहुत प्रॉमिसिंग साइंस दिखाए हैं। बिल्कुल टीम बहुत ही अच्छा खेल रही है अभी, अभी जो मेन प्लेयर्स हैं टीम के काफी सारे वो आने बचे हैं। हाँ। ये टीम बहुत तगड़ी हो सकती है फॉर श्योर। ला लीगा में एक 2 हॉर्स रेस हमें दिख सकती है होपफुली। बट जो पहला घोड़ा है रियल मैड्रिड, उसकी बात करते हैं। वाई द पहला घोड़ा इस टाइम पे तो इतना नीचे चल रहे हैं। सबको पता है ना अभी क्या हुआ इस मैच में, क्या हुआ। राइट। कुछ नहीं कर रहे थे, आखिरी के 10-20 सेकंड में पता नहीं कितने गोल मार दिए इन लोगों ने। एंड यही जानना इंपॉर्टेंट है कि कोई हवा में ना उड़ जाए भाई ज्यादा इस चीज को लेके कि हमने 3 गोल मार दिए, 3-0 जीत गए। जो बेसिकली तुम्हारी जो लर्निंग्स है ना पूरे जो भी सीजन तुमने देखा सो फार, उस पर पूरा इम्प्लीमेंट करके बताओ। हाँ राइट। सो पहली बात तो जो फॉर्मेशन थी वो एज यूजुअल भाई 4-2-3-1 की थी। एंड बेलिंगम जो है वो इस टाइम पे इंजर्ड था। सो सब लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, सबका मन यही था कि आर्दा गुलर स्टार्ट करे, एंड उसने स्टार्ट करा। एंड जैसे हमने डिस्कस करा था लास्ट टाइम भी कि मेंडी को रेड कार्ड मिल गया, फ्रैन गार्सिया स्टार्ट करेगा, तो वो भी स्टार्ट कर रहा था। सो इसके चक्कर में कुछ तो रोटेशंस हमें देखने को मिल गई इस मैच के अंदर। बाय द वे अभी पॉडकास्ट के बीच में न्यूज़ आई है, लॉन्गले भी एटलेटिको मैड्रिड जा रहे हैं लोन पे। डन हो गया? हाँ तो चलो बढ़िया, अब शायद हो जाएगा डन। सो आई थिंक इसके चक्कर में एक रोटेशन देखने को मिली एंड थोड़े डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिले जो कि हम लोग आगे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। बट इस मैच से लर्निंग्स क्या क्या थी एग्जैक्टली एंड क्या क्या चीज़ें काम नहीं करी, क्योंकि देन अगेन मेरे पॉजिटिव्स से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव्स होने वाले हैं। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट मी बीइंग हार्श ऑन माई टीम, ये एक्चुअल ट्रुथ है। बहुत ज़रूरी है चीज़ समझना। पहली बात तो हम लोग रॉड्रिगो और आर्दा गुलर की दोनों की साथ में बात करेंगे, क्योंकि सब लोग ये सोच रहे थे कि आर्दा गुलर और रॉड्रिगो बीच में शिफ्ट करते रहेंगे अपना रोल। हो सकता है रॉड्रिगो बीच में आ जाए, आर्दा गुलर राइट में खेले, हो सकता है आर्दा गुलर बीच में खेले, रॉड्रिगो राइट में खेले। एंड ये सेकंड चीज़ ही हुई थी। आर्दा गुलर एज एन अटैकिंग मिडफील्डर खेल रहा था एंड रॉड्रिगो आउट एंड आउट राइट विंगर था। आउट एंड आउट का मतलब ये है कि काफ़ी लेट तक गेम में रॉड्रिगो अपनी विंग पे ही रिस्ट्रिक्टेड था। उससे बोला गया था कि तू अंदर नहीं आएगा, अपने विंग पकड़ के रख। एंड आई थिंक वो चीज़ अच्छी थी, क्योंकि एक 4-3-3 का स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए एक राइट अपने विंगर्स का स्पेसिफिकली अपने विंग्स पे स्टिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप वो विड्थ प्रोवाइड कर सको। तो वो चीज़ तो अच्छी थी। बट वही है ना, वो गेम एंड आते आते जब चीज़ें नहीं काम कर रही थी, जब रॉड्रिगो नहीं कर पा रहा था, तो लेफ्ट पे आ गए थे भाई साहब। और फिर वही चक्कर बना था जो कि हमने पूरे सीजन में देखा है। हाँ, 1 सेकंड पूरे सीजन क्या लेके चलो इसमें। राइट। एंड वही चीज़ हमें वापस देखने को मिली कि एट टाइम्स एम्बापे, विनीशियस और रॉड्रिगो तीनों सेम विंग पे हैं, बस थोड़ा थोड़ा डीप है एक दूसरे से। तो फिर से वो 1 डायमेंशनल हो जाता है गेम। एंड उसके चक्कर में टीम थोड़ी अनबैलेंस्ड हो जाती है, क्योंकि उसको मेकअप करने के लिए आर्दा गुलर को राइट पे आना पड़ता है, कारवाहल को और ऊपर चढ़ना पड़ता है, जिससे पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। तो आई थिंक ये चीज़ ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसका सोल्यूशन भी हमें मिल गया पोटेंशियली। बट वही थोड़ा हार्श होगा, उसको एंड में डिस्कस करूंगा मैं। बट जो आर्दा गुलर है वो आई थिंक वो बेस्ट प्लेयर था टीम का बाय फार। मतलब विनीशियस, एम्बापे, रॉड्रिगो ये तीनों गंदा खेले। एंड विनीशियस तो वो बंदा फिर वो करके आया था भाई, अपना हेयर वो एक्सटेंशन लगा के आया था। एंड वो जब भी वो लगा के आता है भाई, समहाउ उसकी परफॉर्मेंस ड्रॉप होती है। मुझे समझ में भी नहीं आता क्यों करता है ये। जब भाई एक बाल बड़े ही कर लो ना अगर करने, तो ये एक्सटेंशंस काहे लगा के खेल रहे हो, इसकी मर्जी भाई। तो ये तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। बट आई थिंक स्पेसिफिकली आर्दा गुलर पूरे मैच के अंदर एक वो अकेला बंदा था जो कि हमेशा जो थर्ड मैन रन्स बनाता है, जो बेलिंगम का रोल होता है, पहले तो फुलफिल कर रहा था। एट टाइम्स वो स्कोरिंग पोजीशंस पे था, बस वो एकदम एंड मोमेंट पे डिफ्लेक्ट हो गया, इसलिए गोल नहीं हो पाया। वरना आई थिंक ही डिजर्व्ड एटलीस्ट 1 गोल।
बट इन जनरल एक चीज़ जो अगेन आएगी ना, एंड अगेन ये पूरे सीजन का कॉन्टेक्स्ट अब तक का तीनों मैचेस में, जो क्रिएटिविटी हमने बात करी थी वो दिख नहीं रही थी टीम से। एंड वो क्रिएटिविटी हमें कभी लास्ट टाइम कब दिखी थी भाई? लास्ट सीजन तो थी, कहाँ थी? क्रूज विल गिव यू मोमेंट्स ऑफ ब्रिलियंस, हाँ? बट मैड्रिड को तुम एक क्रिएटिव टीम थोड़ी बोलोगे। मतलब कुछ प्लेयर्स होते हैं, टीम है एक जो आई थिंक बेलिंगम की तरफ से भी क्रिएटिविटी काफ़ी देखने को मिली थी, बट जो क्रूज था आई थिंक वही वो की था पूरे मिडफील्ड की, कैसे टीम वर्क करती है, एंड वो सिस्टम काफ़ी अच्छा था 4-1-2-1-2 का। एंड अगेन मैं यही कहूँगा कि इस टाइम पे तो ये लग रहा है देखने में अगेन काफ़ी जल्दी होगा एंड हो सकता है रिएक्शनरी हो, बट वो सिस्टम काफ़ी बेटर काम कर रहा था एज अ काउंटर अटैकिंग टीम। 4-3 उतना अच्छा बैलेंस्ड काम नहीं कर पा रहा, स्पेसिफिकली विद 3 लेफ्ट विंगर्स। इस मैच में दिख रहा था कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा प्रेशर इस टाइम पर रॉड्रिगो पे है कि तू ही क्रिएट करके देगा भाई। एंड वही है कि उसने कभी कभी कुछ इन बिहाइंड रन्स पिक करे थे, बट वो स्पेसिफिकली कभी पुल ऑफ हो पा रहे थे, कभी नहीं हो पा रहे थे। बट इन जनरल आई थिंक अगर हम ओवरऑल देखें तो रॉड्रिगो से बेटर प्लेयर ऑन द पिच कोई था नहीं। पर रॉड्रिगो सॉरी आर्दा गुलर से बेटर। क्या बोल रहे हो भाई? हाँ तो मतलब रॉड्रिगो विनीशियस दोनों ही कुछ क्रिएट नहीं कर रहे थे। हाँ भाई, अच्छा, दोनों प्लेयर्स का ऑफ गेम था एकदम। अच्छा। वो नहीं कर पा रहे थे चीजें। बट ये भी तो बात है ना, कितना ऑफन होगा। वही एक मैं वही कह रहा हूँ कि अभी 3 मैचेस हुए हैं एंड इसलिए हम लोग अभी तक जितनी चीजें हुई है उसका कॉन्टेक्स्ट लेके चल रहे हैं। एंड ना इसमें कुछ तो आप क्रेडिट वाया डॉलेट को भी दोगे, इसलिए दोगे क्योंकि भाई वो 4-5-1 की फॉर्मेशन में थे एंड वो हैड टाइम्स 10 के 10 प्लेयर्स पीछे आ रहे थे डिफेंड करने के लिए। तो इतना लो ब्लॉक टीम बैठाती है ना तो मुश्किल हो जाता है क्रिएट करने के लिए। बट जाओ के इतनी अच्छी टीम है तो आपके सो एक्सक्यूज नहीं होगा अनफॉर्चुनेटली। बस इतने क्विक प्लेयर्स हैं आगे जो कि नो नहीं इस बात के लिए कि हम ट्रांजिशन पे तोड़ देंगे। हाँ, एंड वो काउंटर अटैकिंग सिस्टम इसलिए काम नहीं कर पाया क्योंकि बिल्डअप थोड़ा स्लो हो चुका है इस टाइम पे। एंड इसके चलते जब क्रिएटिविटी नहीं होती, मैंने ये चीज़ नोट करी थी कि फर्स्ट हाफ के अंदर रियल मैड्रिड का XG 0.07 का था और ये अब सेकंड मैच रनिंग है। ये लास्ट मैच में भी हमने डिस्कस करा था कि ऐसे उनका XG काफ़ी ज़्यादा कम था। तो ये चीज़ वो गोल क्रिएट करने में, वो चांस क्रिएट करने में प्रॉब्लम आ ही रही है एंड आई थिंक वो थोड़े टाइम तक आती रहेगी जब तक ये टीम प्रॉपरली बैठती नहीं। सही बात है। एंड मिडफील्ड का यही है कि ये लोग डिफेंसिवली तो बहुत अच्छे होते हैं बट ऑफेंसिवली यही लगता है कि ये हमने घोड़े बैठा दिए हैं, ये सब लोग भागेंगे आगे और सब लोग कुछ ना कुछ करके बस इतनी रेकलेस हो जाती है एट टाइम्स कि वो एक क्रिएटिव फैक्टर लगता है ना कि जब मेसी, नेमार ऐसे टाइप के प्लेयर्स होते हैं तो आपको क्या लगता है ये बॉल लेंगे 2 सेकंड अपने पास रखेंगे और फिर एक ऐसा पास निकालेंगे जो कि 4-5 पासेस करके एक बंदा पास निकालता है, वो पहले ही निकाल देंगे। जिसके दूसरा बंदा बना रहा होगा उसको स्पॉट कर देंगे, पहले ही कर देंगे, जिसके चलते पूरा गेम फास्ट हो जाएगा। अब आपके पास 3 प्लेयर्स जो कि लगातार भागते हैं पर आपको पास कर 4-5 पास के बाद को फीड कौन करेगा? हाँ, 4-5 पास बाद वो चीज़ मिलेगी, तब तक तो 10 प्लेयर आ गए ना पीछे। तो ये चीज़ है जो कि रियल मैड्रिड को सता रही है इस टाइम पे। ये हमने लास्ट मैच में भी डिस्कस करा था एंड ये चीज़ थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है इस टाइम पे। होपफुली आर्दा गुलर इंप्रूव करते तो ये चीज़ और बेटर हो जाती है। भाई जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, एम्बापे, एंड अगेन हमें बात करनी पड़ी क्योंकि एक और गोललेस गेम गया उसका। एम्बापे का यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं एंड अगेन ये थोड़ा पिछले वाले पॉइंट से लिंकअप होगा। एम्बापे ने इसमें बहुत ज़्यादा इन बिहाइंड रन्स निकाली थी बट कोई बंदा पिक नहीं कर पा रहा था उसे। एंड वो इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि एज आई सेड वो एक वो बंदा नहीं है जो कि पिक। तो आर्दा गुलर किस काम के लिए था भाई? आर्दा गुलर ने 1-2 बार करा बट बाकी जो चीज़ें थी वो काफ़ी बार अननोटिस गया एम्बापे। हाँ। हर बार तो आर्दा गुलर के पास बॉल भी नहीं होगी ना। हाँ। कि वो पिक कर ले उस टाइम पे। तो बाकी प्लेयर्स क्या कर रहे थे उस टाइम पे, क्यों नहीं कर पा रहे थे, वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक था। एम्बापे का खुद का फर्स्ट टच भी बड़ा अजीब था भाई मतलब वो ट्रैम्पोलिन टच कहते हैं ना कि बॉल लगी और इतनी दूर चली गई कि ऑलरेडी अपने पोजीशन लूज कर लिया। होता है कभी कभी उसके साथ, वो होता है। आई थिंक वो तभी होता है यूजुअली स्ट्राइकर्स के साथ जब एक बंदा बहुत टाइम तक गेम से आइसोलेटेड रहता है एंड देयर इज अ लेवल ऑफ डेस्परेशन कि अब जल्दी से जब बॉल मिले गोल मारना। एम्बापे से तो ये एक्सपेक्टेशन है ना कि वो 50 गोल मार देगा क्या। अब वो नहीं कर पा रहा, वहाँ भाई उसने हैट्रिक मार दी भाई साहब ने, हालैंड ने। तो लोग मधुए के ना सोच रहे हो मैंने हालैंड बोल दिया। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम है थोड़ी। एंड इस मैच में भी जब भी एम्बापे के पास बॉल थी ना तो 3-4 प्लेयर्स लगे हुए थे भाई उस पर क्योंकि 10 प्लेयर पीछे हैं तो आप अफोर्ड भी कर सकते हो कि पीछे के 3-4 प्लेयर्स एम्बापे पे ही लेंगे। तो मैं एग्जैक्टली ब्लेम भी नहीं करना चाह रहा उसे क्योंकि कुछ चीज़ें इन बिहाइंड रन्स पे ही वो अपना डिफरेंस क्रिएट कर सकता था। ठीक है, जब वो बॉक्स में होगा तो ऑलरेडी 4-5 डिफेंडर जब पड़े हुए हैं, ऐसा भी नहीं है बहुत लंबा प्लेयर है वो, हेड पे बहुत अच्छा है उसका, तो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक तो रहेगा ही रहेगा। तो सोल्यूशन क्या है इसका? यार आई जस्ट थिंक कि एम्बापे एज अ स्ट्राइकर राइट नाउ इज नॉट वर्किंग
एंड वो वर्क तभी करेगा जब उसे कंसिस्टेंटली खिलाते रहोगे, जब उसे वैसे टाइप का ट्रेनिंग्स में भी वो वैसे ही ट्रीट करोगे जैसे वो स्ट्राइकर है। तो जब तक वो फिट इन नहीं हो पाएगा ना, इसका सोल्यूशन सिर्फ टाइम देना है। क्योंकि आप ये तो नहीं कहोगे ना कि खेल ही नहीं सकता। एम्बापे जैसा प्लेयर है तो वो कर तो लेगा ही एडजस्ट कभी ना कभी जाके, बट वो तब तक के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा उसको। एंड इसी के चलते हम लोग कई बार देखते हैं ना कि एम्बापे पीछे आ जाता है। हर कोई स्ट्राइकर जब उसे बॉल नहीं मिलती तो पीछे आता है थोड़ा, ताकि इन्वॉल्व हो सके। पर जब वो पीछे आएगा तो फिर बॉल आगे जाएगी तो बॉक्स में कौन होगा। तो ये 3-4 चीज़ें जो कि डोमिनो इफेक्ट होती हैं, सब आपस में लिंक्ड है। एंड जब तक वो प्रॉपरली फंक्शनिंग टीम नहीं होगी तब तक नहीं चलेगा। दैट इज़ वाई आई सेड कि 4-3 में जब एम्बापे एज अ सोल स्ट्राइकर खेलता है तो उसे प्रॉब्लम होगी थोड़ी ज़्यादा। अगर वो एक्सपेक्टेड भी था, सबको एक्सपेक्टेड था। अगर वो, मैं तभी कह रहा था ना, अगर वो 4-1-2-1-2 फॉर्मेशन में खेलता जो पहले थी, उसमें एग्जैक्टली दोनों स्ट्राइकर्स नहीं थे, एग्जैक्टली दोनों विंगर्स भी नहीं थे, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी थी आपस में खेलने के लिए। तो मे बी वो ज़्यादा वर्क करता, बट एंसेलोटी का कुछ प्लान है तो आई होप कि वो आगे जाके कुछ ना कुछ कर ही देगा। बट एम्बापे वाली बात है जो कि थोड़ी ज़्यादा हमें देखनी पड़ेगी। भाई से 2 मैचेस हुए हैं अभी, तो मुझे लगता नहीं जज करना चाहिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि मतलब अभी हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक हमें जो साइंस देखने को मिले 3 मैचेस में, उसके बेसिस पर हम लोग कर सकते हैं। तो जो प्रॉब्लम्स हमें इनिशियली दिख रही हैं, एंड ये वो प्रॉब्लम्स है ना जो कि मतलब कुछ प्रॉब्लम्स को देख के समझ में आ जाता है कि इसको तो टाइम लगने वाला है यार, इसको देना ही पड़ेगा। जैसे बारसा में रफीनिया ने आते ही क्लिक कर दिया, अगर नहीं कर रहा होता क्लिक तो भी आपको लगता है ना कि टाइम तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अटैकिंग मिडफील्डर तो खेलता नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है इनको टाइम दोगे तभी आपको फल मिलेगा। एंड ये वो चीज़ें जो कि एक्सपेक्टेड थी एम्बापे से, तो हमने पहले रील्स निकाल रखी हैं, हमने पॉडकास्ट से बात कर रखी है, थोड़ी प्रॉब्लम होगी इसके चक्कर में। बट जो फाइनल पॉइंट है, एंड वो वही होने वाला है कि इसका सोल्यूशन क्या है 4-3 में खेलने का। जो बेंच स्ट्रेंथ थी जो हमें दिख गई इस मैच में, फेडी वैल्वर्दे का गोल तो थोड़ा तुक्के से आया था क्योंकि डिफ्लेक्ट होके गया था वो। बट जो बाकी 2 गोल थे, पहला आता है ब्राहिम डियाज से सब्स्टिट्यूट होने के बाद जब वो रॉड्रिगो सब्स्टिट्यूट करता है, सेकेंडली आता है एंड्रिक से। पहला पॉजिटिव बेंच स्ट्रेंथ जो है वो कितनी कमाल की है मैड्रिड की, कि प्लेयर्स आके परफॉर्म करके कितना नकली मैच खेली भाई मैड्रिड, और उसके बाद 3-0 की विन निकाल दी। तो जो बंदा सुबह उठ के स्कोर लाइन देख रहा है उसे तो यही लगेगा ना कि भाई चमक गई टीम, 70% पोजेशन है, 3 गोल आ गए, और क्या चाहिए। तो उन्हें तो देख के यही लग रहा होगा। तो पहला पॉजिटिव ये है कि इसकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। एंड मैं एंड्रिक को इसलिए डिस्कस नहीं करना चाह रहा क्योंकि रिगार्डलेस वो खेलने नहीं वाला, एम्बापे ही खेलेगा वहाँ पे। इट इज़ नॉट लाइक कि एंड्रिक स्टार्ट करेगा। बट ब्राहिम डियाज जब वो आया था तो आउट एंड आउट राइट विंगर खेल रहा था, बेटर लग रहा था। हाँ, एंड मे बी इसलिए क्योंकि उसकी पोजीशन राइट विंग ही है। AC मिलान में भी वो राइट विंग पे खेला हुआ है। तो मुझे लगता है कि डिस्पाइट बीइंग राइट फुटेड, जो कि रॉड्रिगो भी है, बट एक जो टेंडेंसी होती है एक प्लेयर की कि मैं अपने विंग पे स्टिक करूँ, मैं वहाँ से क्रिएट करूँ, वो लास्ट सीजन भी ब्राहिम डियाज की थी, इस सीजन भी ब्राहिम डियाज किया। बट इट इज़ क्लियर कि एंसेलोटी चाह तो यही रहा है कि उसके फर्स्ट ऑप्शन रॉड्रिगो रहे। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा लेकिन कि कैसे काम करेगा। मुझे याद है हमने सीजन शुरू होने से पहले भी डिस्कस किया था ये कि ये तीनों साथ में नहीं खेल सकते। रॉड्रिगो इन 4-3 4-3 नहीं खेल सकते, साथ में नहीं खेल सकते। और हमने ये भी डिस्कस कर रहा था कि कैसे अगर लोग नहीं खेलेंगे तो इट इज बाउंड टू हैपन कि कोई बंदा तो छोड़ के जाएगा अल्टीमेटली। हाँ, रॉड्रिगो। तो इस टाइम पे मुझे भी ये लगता है कि एक जो बंदा है, ऑल्दो लास्ट मैच में उसका ही गोल था, बट वही है ना कि वो सिस्टम नहीं बैठ पा रहा था। एंड एम्बापे विनीशियस लेफ्ट से आया था। हाँ एग्जैक्टली। एंड एम्बापे और विनीशियस दोनों तो सैक्रिफाइस नहीं होंगे। तो इस टाइम पे रॉड्रिगो ही वो बंदा लगता है। एंड इस टाइम पे एक जो क्विक सोल्यूशन है जो कि आप इसी सीजन ढूंढ सकते हो, वो परहैप्स ब्राहिम डियाज हो सकता है। और दो स्टिल मैं वही कहूँगा कि 3 मैचेस हुए हैं, लेट्स सी रॉड्रिगो कैसा परफॉर्म करता है आगे जाके। अगर हो जाते हैं भाई 6-7 मैचेस हो जाते हैं और तब भी लग रहा है काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि 6-7 मैचेस मतलब आपका काफ़ी सीजन निकल चुका ऑलरेडी 38 मैचेस में से। तो आपको कुछ ना कुछ विनिंग कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा जो कि वर्क भी करे चैंपियंस लीग में। स्पेशली अगर बारसा का पीछे से प्रेशर मार रही है, जीत के ऑलरेडी हाँ आगे है इस टाइम पे बारसा। तो अगर वो प्रेशर मारती रहेगी तो आपको जल्दी फिक्स ढूंढना पड़ेगा। एंड वो क्विक फिक्स जो है शायद ब्राहिम डियाज होगा। तो लेट्स सी कि आगे एंसेलोटी कैसे प्रिपेयर करता है इस टीम को, कैसे टीम आगे जाके परफॉर्म करती है, स्पेसिफिकली एम्बापे, क्योंकि उस बंदे पे नेक्स्ट लेवल प्रेशर है भाई इस टाइम पे। अगर वो पिचीची नहीं जीता तो इट इज़ अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। तो पिंजरा छोड़ के आया है, मैड्रिड आया है, इतना हाईली एंटिसिपेटेड ट्रांसफर था ये। उसके बाद अगर वो उस चीज़ पे लिव अप नहीं कर पाता तो, और दूसरी जगह जो कि हालैंड इतने गोल्स मार रहा है, तो वो प्रेशर तो आएगा ही आएगा उस पर। एंड वो खुद भाई मैड्रिड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज यू सेड बारसा पीछे से प्रेशर डाल रही है। तो लेट्स सी कैसा काम करता है।
बट दैट्स इट फॉर टुडेज पॉडकास्ट। एंड जितने हमने टॉपिक डिस्कस करे अपना अपना ओपिनियन सब कुछ दीजिएगा उस पर कॉमेंट्स के अंदर। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। एंड जो नेक्स्ट वीडियो होनी चाहिए आपको उस साइड दिख जाएगी, उधर भी जाके देखिए वीडियो को और कमेंट करके बताइए कि आपको पॉडकास्ट कैसा लगा।